नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका और दिल्ली से मेरे साथ है डिम्पी और अभिषेक। तो यूएस मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। अर्निंग बेस्ड अब क्लियरली आपको ट्रेड दिख रहे हैं, डिस्पाइट कि वहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वहां पर, क्योंकि आज इस हफ्ते S&P की भी लगभग 53 कंपनी 53 कंपनियों की लगभग 11% इंडेक्स के नंबर्स आने हैं, तो अर्निंग्स पे ट्रिगर और वही आपको इंडियन मार्केट्स में दिख रहा है। चलिए 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं कि इस हफ्ते और इस पर्टिकुलरली आज के लिए, आज आपके लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो यूएस मार्केट्स को हमने बहुत ब्रीफली टच बेस किया, अभी डिटेल में अभिषेक भी समझाएंगे कि यूएस मार्केट में बड़े क्यूज क्या है, लेकिन अभी वहां कल तेजी दिखाई दी। HDFC बैंक के नंबर्स आए, अनुमान के मुताबिक नंबर्स रहे हैं और पैट में बढ़ोतरी है, रेवेन्यू में थोड़ा सा जो कंसर्न्स हैं बैंक को लेकर, HDFC बैंक को लेकर, वो उन्हें आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन और दूसरे बड़े नंबर्स कौन से हैं? आज भी कई सारी क्रूशल हैं नंबर्स। बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने हैं, निफ्टी में LTTS के नंबर्स आने हैं, कैश मार्केट में FNO में कई सारे नंबर्स आने हैं, टाइटन के नंबर्स आने हैं, ICICI सिक्योरिटीज दी है, यहाँ अच्छे नंबर्स आए, वहाँ क्या ट्रेड बनता है, कितना रॉब आपको पूरे स्पेस पर दिखाई देगा, और साथ ही जो नंबर्स आने हैं उनसे पहले किस तरह की स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो ये तो 4 बड़े ट्रिगर्स हैं, लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। अभिषेक, ये जो ऑयल में एक थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिख रही है और बॉन्ड यील्ड आप फिर से देख रहे हैं प्रेशर में आया है और वो सीधा सीधा इक्विटीज पे दबाव देता है, लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट से कल एक रिस्पाइट अच्छा सेशन देखा यूएस मार्केट में। बिल्कुल प्रियंका, देखिए अब तो भारतीय बाजारों पर भी नतीजों का असर दिखना शुरू हो जाएगा और अमेरिकी बाजारों पर भी वो दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो अर्निंग्स के ट्रिगर पर ग्लोबल बाजार भी ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स 314 अंक चढ़ा है, नैस्डैक S&P में भी करीब करीब 1% के आसपास की तेजी रही और इस हफ्ते S&P 500 जो कि एक ज्यादा सही बेंचमार्क हम कहेंगे अगर आपको अमेरिकी इकोनॉमी को जज करना है, वहां के अगर रिजल्ट सीजन को समझना है, क्योंकि 500 बड़ी कंपनियां उस इंडेक्स का पार्ट हैं, 53 कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे तो ये दिशा थोड़ी सी तय हो जाएगी। आज गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका नतीजे आएंगे, ये बड़े बैंक से वहां के कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर की तस्वीर भी थोड़ी सी साफ होगी, क्योंकि हमने अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़ी सी अस्थिरता देखी है पहले, तो किस तरह के आंकड़े वहां से निकल के आते हैं ये काफी मायने रखते हैं। इसके अलावा आज रिटेल बिक्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों पर भी अमेरिका में नजर रहेगी। हालांकि आप सही कह रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में हमने थोड़ा सा स्पाइक देखा है, डॉलर इंडेक्स भी हम देख रहे हैं कि 106 के ऊपर है। क्रूड को लेकर कहीं ना कहीं और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर आशंका आ रही है कि अगर दूसरे देश भी कूदते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से जो बयान निकल के आ रहे हैं, एक मोर्चा बनने की आशंका है। हालांकि अमेरिका उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, रशिया कोशिश कर रहा है कि इस सीज फायर वहां पे हो। हालांकि UN में वो रेजोल्यूशन लेकर गए थे, लेकिन रेजोल्यूशन वो गिर गया। 15 सदस्यों का UN सिक्योरिटी काउंसिल में वहां पर उन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा, पक्ष में 5 वोट पड़े, विपक्ष में 4 वोट पड़े, 6 एब्सेंटीज रहे, तो वहां कुछ हो नहीं पाया। लेकिन निश्चित तौर पर नजर उस चीज पर है कि वहां से क्या डेवलपमेंट निकल के आते हैं। लेकिन इस बीच क्रूड में हमने थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखी है, $90 के आसपास आ गया है भाव, और उसकी वजह यह है कि क्रूड का एक बड़ा प्रोड्यूसर है वेनेजुएला, और ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि अमेरिका कुछ सैंक्शंस वेनेजुएला से हटा सकता है। इसके चलते थोड़ी सी हमने नरमी देखी है ब्रेंट क्रूड के भाव में। गोल्ड देखने की रेंज में है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, $1925 के आसपास है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप एशियाई बाजारों को देखेंगे तो चीन को आप छोड़ दीजिए, बाकी जगहों से ऐसी कोई चिंता वाले संकेत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 19,800 के पास। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स से जो अभिषेक आपके सामने रख रहे थे, 73 पॉइंट की बढ़त आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिख रही है। हमने ना 10 पॉइंटर्स आपके लिए डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए भी निकाले हैं। आप उन पॉइंटर्स को एक एक करके चलाइएगा। वो आप सारे के सारे पॉइंटर्स मैंने बड़ी खोज खबर करके इधर उधर से सब एनालिसिस करने के बाद आपके सामने रख रहा हूँ। ये बड़े काम के पॉइंटर्स होंगे आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंटर्स हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। पहला पॉइंट, अभी तक सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं अर्निंग्स की। देखिए, अर्निंग्स से मार्केट को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग्स अभी भी एज इट इज़ चल रही है। TCS, इन्फोसिस, HDFC के नंबर आगे, मार्केट कहाँ गया नीचे, मार्केट कहाँ गया ऊपर। तो मार्केट सिर्फ अर्निंग्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको कुछ और बड़े नंबर्स अभी चाहिए। वो बजाज फाइनेंस को भी देखेगा, वो भी 1-2 नंबर और चेक करेगा कि इनके नंबर्स कैसे आते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है मार्केट को अर्निंग्स से। ये है पहला पॉइंट सोचने का। दूसरा पॉइंट,
पिछली बार जब आप तेज हुए थे तो एफआईज की बदौलत हुए थे, इस बार अगर आप तेज नहीं हो रहे हैं तो वो भी एफआईज की बदौलत ही हो रही है। एफआई सिर्फ 27% लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठा है, बढ़ नहीं रही है। ये पिछले 6 दिन से एज इट इज खड़ी हुई है और रिटेल के पास 59% माल है। ये हाथ बदला होना चाहिए, रिटेल से घट के एफआईज की पॉकेट में जाना चाहिए माल। उसके बाद देखेंगे बाजार के अंदर ब्रेकआउट होगा, नहीं तो ब्रेकआउट फॉल्स या कमजोर ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। तीसरा पॉइंट, बाजार में वॉल्यूम कम है। मैं फ्यूचर्स की प्लेट से भी आपको प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि 1% का भी ओपन इंटरेस्ट कल निफ्टी के अंदर नहीं बना और बैंक निफ्टी के अंदर तो 2% का माइनस था। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम ना होने से क्या है कि फोर्स नहीं आती है बाजार के अंदर। ये जो आप फील कर रहे हैं ना कि 850 पार नहीं हो रहा, पार नहीं हो रहा, पार नहीं हो रहा, वो वॉल्यूम का भी लैकलस्टर है। चौथा पॉइंट, बाजार में इस समय थोड़ा री रेटिंग हो रही है सरकारी कंपनीज की। आप बैक टू बैक कई दिनों तक सरकारी कंपनीज को देख रहे होंगे, एमएसटीसी, एसटीसी, एमएमटीसी, कल कुछ फैक्ट जैसी और या फिर एनएफएल जैसी कंपनीज चली जो कि सरकारी कंपनीज हैं। यहाँ पे अभी भी री रेटिंग होने की गुंजाइश और बनी हुई है। एक और पॉइंट है, करीब 12 शेयर एफ&ओ बैन में है, तो आप बैन वाले शेयर्स का भी ध्यान रखिए। नंबर ऑफ शेयर बैन में ये बता देते हैं कि मार्केट के अंदर एग्जेशन कितना है, बेचैनी कितनी है, ये आप एफ&ओ बैन के पॉइंट से देख पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, 850 जब तक पार होगा नहीं, बाजार के अंदर बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं। आप जो करना आप कर लो, आप 850 के बाद ही बड़ी पोजीशंस रखना, 150 पॉइंट का रास्ता आपके लिए खुलेगा। डॉलर इंडेक्स, अभी अभिषेक बता रहे थे क्रूड के बारे में और डॉलर इंडेक्स के बारे में, मैं ज़्यादा इसके अंदर जाऊंगा ही नहीं। मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको नोटिस करा देता हूँ। 95 से लेकर 98 तक का क्रूड अगर आ भी जाता है ना, डरिएगा नहीं, मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया हुआ है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आ जाएगा, ग्लोबल टेंशन को भी भूल जाना। जब तक 104 के नीचे नहीं आता, ग्लोबल टेंशंस बरकरार रहेंगी, वो घटती और बढ़ती रहेंगी, जैसे अभिषेक आपको मोर्चाबंदी के बारे में भी बता रहे थे। बजाज फाइनेंस के नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं होंगे, बल्कि वो खपत भी बताएंगे, तो आज इस चीज़ को गौर से फरमाइएगा आप इस पे। और दूसरा बात है एचडीएफसी बैंक, जिसके नंबर्स आ चुके हैं, ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा। आज सिर्फ हमको ये चेक करना है कि एचडीएफसी बैंक निफ्टी को कितनी उम्मीद देता है। ये बैंक निफ्टी का मेजर कंटेंडर है, तो ये 10 पॉइंट से आपको मार्केट ओवरऑल पता लग गया होगा। वायदा बाजार के मैं छोटे छोटे पॉइंट्स डाल देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी बोल चुका हूं। निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही है, 850 पार होने पर ही काम होगा। 500, 600, 700 आप जहां पे स्टॉप लॉस अपने कंफर्ट का रखना चाहे रख लीजिए। टिल्ट मार्केट का तेजी की तरफ है, ओपन इंटरेस्ट है नहीं। आज का दिन एक ब्रेकआउट की अटेम्प्ट लेगा, मैं चाहता हूं हो जाए, लेकिन डाटा नहीं कह रहा कि होगा, इसलिए 850 को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस है 44,000, 44,500। 44,500 पार होने पर शॉर्ट कवरिंग और आएगी। अभी सिर्फ 2% के आसपास का कल माइल्ड अनवाइंडिंग थी, कोई खास चिंता की बात नहीं। मेरे को लग रहा है एचडीएफसी सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डॉलर इंडेक्स, माफ कीजिए, जो विक्स वगैरह है या फिर इस तरह की शेयर्स हैं, पीसीआर वगैरह हम चेक करते हैं, तो वहां पर भी खास मेजर कोई चेंज नहीं है, वो रेंज का ही बाजार आपको दिखेगा। आप 2 शेयर मैं खुद से बता देता हूं बिना पूछे ही, जो आज के ध्यान रखने वाले शेयर्स होंगे। उसमें से पहला होगा एनएमडीसी। आप इस पे ध्यान रखिएगा, एनएमडीसी के अंदर बहुत जोरदार तेजी बनी है, कल के सेशन में भी है, मिडल ऑफ द सीरीज में तेजी हो रही है, इसलिए एनएमडीसी पर ज्यादा ध्यान देने वाला शेयर है। ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है, चार्ट से भी आपको पता लग जाएगा। ये इंट्राडे है और हमने एक वीकली चार्ट्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरा शेयर होगा जीएनएफसी। आप इस पे भी ध्यान रखिएगा, कल हमने बताया था कि गुजरात बेस्ड जो कंपनीज हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है और इनके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जीएनएफसी के अंदर भी ताज़ा खरीदारी हुई है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस है, शॉर्ट कवरिंग ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से दोनों शेयर्स का ना टारगेट और स्टॉप लॉस ले लेना, और आप इन दोनों शेयर्स के अंदर देखेंगे आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। जीएनएफसी और एनएमडीसी, ये आज हमारी तरफ से 2 शेयर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुए आपके पास इंडेक्स की एक ओवरव्यू और 2 स्टॉक्स, जो जीएनएफसी जो अच्छी चाल चल रहा है और एनएमडीसी में भी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप दिख रहे हैं डिम्पी को। लेकिन हमारा पूरा पैनल भी तैयार है आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आज के हमारे साथ वैशाली पारेख है, जय पटेल, कपिल शाह और किरण जानी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं वैशाली से। वैशाली, थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस तो दिख रही है अगर आप इंडेक्स के लिहाज से देखें। बैंक निफ्टी पर आप देखें जो कल के ट्रेड्स आए थे, लेकिन अब ऑफ कोर्स इसमें एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आ गए हैं। आज ट्रेड कैसे करेंगे? इंडेक्स पर आप व्यू क्या बना रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, मार्केट में इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी 43,800 का सपोर्ट पकड़ के बैठा है। सो आज भी अगर हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव स्टार्ट जरूर है, सो आई वुड गो फॉर अ बाय ट्रेड बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी सही बैठेगा।
43,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगी और आई थिंक एक बार ये स्टॉक 44,500 या 44,800 क्रॉस करता है, इंट्राडे लेवल्स विल बी डेफिनेटली 44,800, बट अगर ये क्रॉस करता है तो इट इज अ फर्दर कन्विक्शन कि यहाँ से एक नई तेजी का एक व्यू बना सकते हैं। सो मेरा व्यू जरूर बाय का है। ऐसा रेजिस्टेंस को वॉच तो करना होगा, ये तो इंडेक्स पर रहा। अब ट्रेड्स ले लेते हैं क्विकली। कपिल, आज के ट्रेड्स क्या होंगे? जी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले हमारा ट्रेड यहाँ पे रहेगा एक्सिस बैंक का, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ काफी बुलिश रहा हुआ है और पिछले कुछ दिनों में हमें एक ही दिन में 4 से 5% का करेक्शन हमें देखने मिला हुआ था। तो कल के दिन का जो लो था वो कल के उस दिन के पैनिक लो के यहाँ पे ही है और कैंडल पर्सपेक्टिव के लिहाज से स्टॉक ने एक पियर्सिंग कैंडल बनाया हुआ है जो एक बुलिश साइन इंडिकेट करता है। तो मेरा मानना ये है कि एक्सिस बैंक यहाँ पे करंट लेवल पे बाय बनेगा, 988 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1040 के हमें टारगेट देखने मिलेंगे। दूसरा कॉल मेरा रैलीज का है। कल के दिन में हमने फर्टिलाइजर स्पेस में काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी और रैलीज का भी हम देख रहे हैं कि जो इसका 180 190 का जो लेवल था वो काफी सालों से उसका एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल रहा हुआ है। हमें एक डबल बॉटम पैटर्न जैसा भी वहां पे डिटेक्ट हो रहा है, जो उसकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसको भी ब्रीच होते हुए हम देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिलेगी। तो 220 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 214 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑन द हाई साइड 232 लेवल का टारगेट रहेगा। जी ठीक है, तो कपिल की तरफ से 2 शेयर कल हम देख रहे थे कि वाकई फर्टिलाइजर में बहुत ही शानदार तेजी थी, एग्रोकेमिकल में भी असर आ रहा था। तो वहां से रैलिस और एक्सिस बैंक 1000 रुपए के ऊपर फिर से जाके ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये 2 शेयर आपके लिए जय की तरफ, कपिल की तरफ से। जय, आपके पास अब आएंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके 2 शेयर कौन से हैं, कहां पर लगता है आपको कि आज चौके छक्के लगेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, डिम्पी जी। सो आज पहला जो पिक रहेगा वो गैलेंट इस्पात पर रहेगा। स्टॉक ने कल अच्छा खासा मूव दिखाया था, अराउंड 4.5 to 5% का अप मूव कल के दिन में दिखाया था। कंजेशन जोन था मूविंग एवरेजेस का, उसको पार करके ये स्टॉक क्लोज हुआ था, वो दूसरी पॉजिटिव है। और आरएसए की तरफ से थोड़ा स्पाइक आया था पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ और गैलेंट इस्पात पर मुझे लग रहा है वॉल्यूम भी थोड़ा निकल के आया था कल। सो ये स्टॉक बाय के रडार में होगा। टारगेट प्राइस हम 97.80 के अराउंड रख के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस अराउंड 90 के वहां पर चल सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत स्टॉक फेवरेबल है। सो गैलेंट इस्पात वुड बी माय फर्स्ट पिक एंड सेकंड वुड बी यूफ्लेक्स। जस्ट अ सेकंड। सो यूफ्लेक्स पर हम देखें तो कल के दिन में भी काफी अच्छा मूव दिखाया था। 100 डे मूविंग एवरेज टू 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक ब्रेकआउट लग रहा है, बिकॉज एवरी टाइम सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक एक अप मूव जरूर दिखाता है। तो ये हिस्टोरिकली थोड़ा ब्रेकआउट वाला स्टॉक है। जब वो सपोर्ट लेता है तब 450 के अराउंड अभी चल रहा है। 474 का हम टारगेट रख के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस 440 का रखेंगे। यहाँ से मुझे लग रहा है अप मूव डेफिनेटली आएगा और सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक इजीली जा सकता है जो 474 के अराउंड प्लेस्ड है। सो टारगेट वुड बी 474 ऑन यूफ्लेक्स। फ्लेक्स आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है। ये कैश के सेगमेंट के शेयर्स हैं और जय का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कैश के काफ़ी अच्छे स्टॉक्स देते हैं निकाल के ब्रेकआउट वाले। आप यूफ्लेक्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा और गैलेट मेटल तो खैर मैंने देखा नहीं इसलिए मैं ज़रा बोलूँगा नहीं, इसलिए जय ने ये शेयर भी आपके लिए रखा है। टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कर लीजिएगा। किरण के पास चलते हैं। किरण, आपको बधाई। आपको ध्यान है आपने चंबल फर्टिलाइज़र दिया था, चंबल केमिकल्स आपने वो शेयर्स दिया था, उसके बाद से वो लगातार चला है। कल वो 300 के आसपास भी पहुंच गया था, तो आपके लिए पहले तो इसके लिए बधाई। अब आप जरा अपने शेयर्स आज के बता दीजिए। एंड थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन। जैसे हमने बताया था कि फर्टिलाइजर में और तेजी दिख रही है, कल हमने देखा कि न्यूज़ भी क्रैक हुई और उसके बाद काफी सारे स्टॉक चल रहे हैं। अब आज जिस तरह से स्टॉक हम देख रहे हैं, हमारे दोनों स्टॉक डेरिवेटिव स्पेस से है, बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस राइज हो रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक है। पहला स्टॉक है एमजीएल है। एमजीएल का डेली चार्ट आप देखोगे तो वहां पे कप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ चुका है, 1100 के ऊपर स्टॉक सस्टेन है। और जैसे मैंने बताया कि वहां पे ओपन इंटरेस्ट और प्राइस राइज दोनों मिल रहा है, तो क्लियर कट लॉन्ग बिल्डअप वहां पे दिखने को मिल रहा है। तो एमजीएल कंटिन्यूस पैटर्न है, 1130 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 1160 का टारगेट रहेगा और 1115 एज अ स्टॉप लॉस हम एमजीएल के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो रियलिटी सेक्टर के अंदर से है, गोदरेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देखोगे इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर या तो डेली चार्ट्स के ऊपर तो क्लियर कट आपको डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग देखने को मिल रहा है। तो
तो लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल बन के आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम एक लॉन्ग बिल्टअप देख रहे हैं प्राइस के अंदर। तो 1700 के आसपास की क्लोजिंग थी गोदरेज प्रॉपर्टी की, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1730 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1684 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एमजीएल एंड गोदरेज प्रॉपर्टी आज हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। दोनों बहुत ही ट्रेंडिंग स्पेसेस उठाए हैं आपने। एक तो गैस काउंटर्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं और रियल एस्टेट स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई किरण की रिकमेंडेशंस। वैशाली की रिकमेंडेशन भी समझते हैं। वैशाली बताएं। तो एक स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो देखे हमने काफी समय से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना है और एक अभी बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन हम देखे और कल हम देख रहे थे कि एक थोड़ा वॉल्यूम पिकअप भी हो रहा है एंड आई थिंक इट इज रेडी फॉर न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो 88 के स्टॉप लॉस के साथ 98 का टारगेट। और फिर दूसरी कैटेगरी है जैसे कि हम देख रहे हैं बीएचईएल, बीईएल, बीईएमएल, ये सब में एक नया एक राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है। तो बीईएमएल पे मेरा ध्यान है बिकॉज काफी अच्छा सा स्टॉक चार्टिकली भी बन चुका है। सो 2300 के सपोर्ट के साथ और कल हमने देखा लैटर पार्ट ऑफ द डे अच्छा सा एक वॉल्यूम और मोमेंटम पिकअप आ रहा है। सो 2700 जो प्रीवियस हाई था, इट्स वेरी लाइकली दैट ये लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। सो ये एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। बीईएमएल और बिल्कुल हमने देखा कैपिटल गुड स्पेस के कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी मूव थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बीईएमएल सारे ही ट्रेड्स हमारे पास, बाय के ट्रेड्स आज हमारे एक्सपर्ट्स के हमारे पास आ चुके हैं। अब अर्निंग कहाँ मेजर अर्निंग्स थी कल और साथ ही कौन से स्टॉक से न्यूज़ है, कहाँ एक्शन रह सकता है, ये सब शरद कंपाइल करके लाए। पहले अर्निंग समझते हैं। शरद बताएं कौन कौन सी अर्निंग्स। ऑफकोर्स एचडीएफसी से जो शुरुआत करेंगे आप। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है एचडीएफसी बैंक रहेगा फोकस में। और याद रखिए ये सबसे पहली बार जो अर्निंग्स आ रही है मर्जर के बाद, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर के बाद ये सबसे पहला अर्निंग्स अनाउंसमेंट देखने मिल रहा है। देश का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट स्पेस में। और याद रखिए जो नंबर्स आए हैं ओवरऑल लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अगर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो थोड़ी सी एस्टिमेट से मिस हुई है, हालांकि पैट जो है अबव एस्टिमेट्स रहा है और एसेट क्वालिटी उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। अब याद रखिए नंबर्स कंपैरेबल नहीं है, सीक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, तो हमने जो अपनी एनालिसिस की है वो एस्टिमेट्स के साथ किया है। जियो फाइनेंशियल की भी नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो उनके जो आगे प्रेजेंटेशन से उस पर हम फोकस करेंगे। स्मॉल कैप स्पेसेस सेलान एक्सप्लोरेशन, उनकी मार्केट कैप तो 1000 करोड़ के नीचे है, लेकिन स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया गया है। सारे पैरामीटर्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और इसके दो कारण हैं। हायर प्रोडक्शन हुए हैं और जो हायर क्रूड प्राइसेस है उनका बेनिफिट जो इस कंपनी को देखने मिला है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट का कंपनी एंसिलरी में डील करता है, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये ट्रेंड हमने ऑलरेडी ईटी नाउ स्वदेश में पकड़ लिया था, जहाँ पे ब्रोकिंग हाउसेज के जो Q2 अपडेट्स आए हैं, जैसे एंजल वन आए थे, उनके सबके नंबर्स बहुत स्ट्रेंथ देखने मिले हैं। और यहाँ पे भी नंबर्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के देखने मिले हैं। ऑपरेशनल नंबर्स में बात करें तो ब्रोकिंग इनकम और जो आपकी रिटेल की है, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों साइड्स में जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स देखने मिले हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। सीएट की बात करें तो यहाँ पे सीक्वेंशियल बेसिस में टायर कंपनीज़ को देखें और याद रखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही है, सारे पैरामीटर्स में एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया गया है, कोई भी फाइनेंशियल पैरामीटर ले लीजिए, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है सीक्वेंशियली उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। रिप्लेसमेंट मार्केट का डिमांड अच्छा हुआ, जो फेस्टिव सीजन हुई है उसके कारण एक अच्छा पिकअप डिमांड में देखने मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस मार्जिन टायर कंपनीज़ का, स्पेशली जो एक लैग इफेक्ट आता है, तो जो क्रूड में जो करेक्शन आई थी 2-3 महीना पहले, अब वो लैग इफेक्ट टायर कंपनीज़ में दिखने लगी है उनके रिजल्ट्स में। अब यहाँ पे देखें तो लगभग ग्रॉस मार्जिन्स पे 230 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने मिला है। करंटली 43.3% है, तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। तो तीन अहम स्टॉक्स है जो आपके रडार में होने चाहिए, सेलान एक्सप्लोरेशन, सीएट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, तो इस दिन के ट्रेड में इन्हें ज़रूर ट्रैक करिएगा। आपने ये तीन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और ऑफ कोर्स एचडीएफसी तो बैंक पूरे स्पेस के लिए एक रब ऑफ, और जियो फाइनेंशियल के कॉन कॉल में और जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो अर्निंग्स की बात हुई। शरद, आप बताएं दूसरे स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर न्यूज़ फ्लो रह सकता है और एक्शन रहेगा? फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले फोकस में रखूंगा और यहाँ पे जो है दो चीज़ हुई है। एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट किए उस पर मैं फोकस करूंगा। सबसे पहले उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, अपने जो 300 स्टोर्स है ऑल इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे, वो स्टार्ट कर दिए हैं। और इसके अलावा पार्टनरशिप जो है 24 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ उन्होंने स्टार्ट कर दिया है।
ये तो करंट बिजनेस से स्टार्ट हुए, लेकिन जो आगे वाले लॉन्च के बात करें उस पर भी जो है बाजार का जो है बुलिश नज़रिया रह सकता है। सबसे पहले वो डेबिट कार्ड सर्विसेज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा बिजनेस और मर्चेंट लोन्स, जो आप छोटे प्रोप्राइटर हुए, छोटे बिजनेसेस हुए, इंडिविजुअल्स हुए, उनके लिए स्टार्ट करने वाले। जो रिटेल के जो सेगमेंट होती है, जो 5 लाख के नीचे वाला सेगमेंट आता है लोन्स का, उस पर वो फोकस करने वाले, क्योंकि उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है रिटेल ग्रोथ ओवरऑल इंडस्ट्री में भी देखने मिल रहा है। और इसके अलावा ऑटो लोन, होम लोन और लोन अगेंस्ट शेयर जैसे इत्यादि जो एंसिलरी सर्विसेज उस पर भी जो है कंपनी आगे जाने वाली है। तो इनके प्रेजेंटेशन में जो आगे का काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्निंग्स में अभी भी जो है कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया फंड रेज का, लगभग 4000 करोड़ की फंड रेज होगी। अब ये राइट्स इशू के लिए होगी। अब इसका जो एक ही रीज़न है कि इसका जो डेट लेवल्स है वो कंपनी के कम हो जाएंगे, तो कर्ज जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन बाजार का मानना था कि ये जो है पेंट्स बिजनेस में भी जा सकता है, लेकिन वो ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई। पराग मिल्क फूड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सितंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस होते हैं, और ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि ये जनरली मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में कोई बड़े इन्वेस्टर्स अपनी स्टेक बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उस पर जो है मोमेंटम और स्टॉक में रिएक्शन देखने मिलता है। यहाँ पे 6 सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से अपनी स्टेक बढ़ाई, लगभग 7.5% कर गई है। अब याद रखिए जो एटेंटिटी है निखिल वोरा द्वारा एटेंटिटी प्रमोटेड है। सीक्वेंट साइंटिफिक में एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है, जहाँ पे पत्री वेंकट राव ने जो है CFO पोस्ट से जो है अपनी रेजिग्नेशन दे दी है। अब बात करें डेटा पैटर्न्स की, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक बहुत स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ किया है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट जो है देखने मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है डेल्टा कॉप। और हमें पता है कि कल स्टॉक में जो भारी गिरावट देखने मिली थी, क्योंकि एक तीसरा GST नोटिस आया था, लेकिन कल के ट्रेड में जो है 2 इम्पॉर्टेंट FIs ने बिकवाली की स्टॉक की, और वो बड़े दिग्गज प्लेयर्स थे। एक था बोफा, जिन्होंने 30 लाख शेयर्स की बिकवाली की, और दूसरा है आपका सोसाइटी जनरल फ्रांस की FI है, जिन्होंने लगभग 14 लाख शेयर्स की बिकवाली की। तो इसके कारण इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो हुआ देखने में, और स्टॉक में भी भारी गिरावट देखने मिला है। और इस साल देखें तो लगभग 40% का गिरावट ऑलरेडी डेल्टा कॉप में देखने मिला है। बिल्कुल, शुक्रिया शरद। तो डेल्टा कॉर्प, अच्छी खबरें या बुरी खबरें, फोकस में लगातार ये शेयर रहता है, लेकिन 2 दिग्गज निवेशक बाहर निकले हैं, उसका असर समझेंगे, क्योंकि कल हमने भारी गिरावट शेयर में देखी भी है। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आपकी रणनीति अब शेयर में क्या होनी चाहिए। लेकिन जरा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे नतीजे आए हैं। HDFC बैंक के नतीजे आए हैं, ग्रासिम ने फंड रेज किया है, तो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, एक बार वामाक्षी समझ लेते हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम दालमिया भारत के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कॉल में कंपनी ने इंडिकेट किया था कि ईस्ट रीजन में करीब 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़ प्रति बैग का प्राइस हाइक नज़र आया है Q3 में, और साउथ में करीब ₹30 रुपीज़ प्रति बैग का हाइक नज़र आया है। Q2 में काफ़ी मजबूत कॉस्ट सेविंग्स नज़र आए हैं। फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट पर मैनेजमेंट इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम अंडर परफॉर्मेंस रिसेंटली देखा गया था वो रिवर्स हो सकता है आगे चलते हुए। तो ऑल इन ऑल जेफरीज ने दालमिया भारत पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2680 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा ग्रासिम पर भी हम फोकस करेंगे। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि फंड रेस के चलते कंपनी का जो मेजॉरिटी केपेक्स है, जो करीब 12,500 करोड़ का है, ये फंड हो सकता है। राइट्स इशू जो करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम अज्यूम करते हैं तो करीब 3% का डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड है। मगर ओवरऑल अगर हम देखें, ये फंड रेस पॉजिटिव है, क्योंकि इन्वेस्टर कंसर्न्स थे मेनली फंड्स के यूज़ के अराउंड। इसके अलावा अगर हम देखें, अनाउंसमेंट मैनेजमेंट के जो फोकस है ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस करने का, इसको रीअफर्म करती है, और इसके चलते ग्रासिम के जो डेट रेशियोज है वो और भी कंफर्टेबल लेवल पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ग्रासिम पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा फोकस करेंगे UPL पर। जेफरीज का कहना है कि एवरेज प्राइसेस जो सारे ग्लोबल क्रॉप्स के हैं वो और भी गिर चुके हैं जुलाई से अक्टूबर महीने के लिए। म्यूटेड क्रॉप प्राइसेस के चलते फार्मर की जो बाइंग कैपेसिटी है वो गिरती हुई नजर आ रही है, और इसका इम्पैक्ट एग्रोकेमिकल्स के ऑफटेक पर नजर आ सकता है। ओवरऑल FY24 वीक रह सकता है UPL के लिए, ऐसा जेफरीज का मानना है। मगर वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव है, जिसके चलते उन्होंने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा HDFC बैंक के नतीजे आए थे। इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट
आ रही है। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मार्जिन कंप्रेशन हायर लिक्विडिटी के बीच नजर आया है। नॉर्मलाइजेशन हालांकि Q4 से एक्सपेक्टेड है। एसेट क्वालिटी प्रोफाइल स्टेबल रही है और ओवरऑल जो भी मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट था मर्जर का वो ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुका है और लार्जली जो वर्स्ट है वो हमारे पीछे रह चुका है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते इनक्रेड ने HDFC बैंक पर अपनी राय को अपग्रेड कर ऐड की राय दी है। टारगेट प्राइस उन्होंने बरकरार रखा है 2000 रुपये प्रति शेयर का। आखिर में हम फोकस करेंगे फेडरल बैंक पर। देख रहे हैं कि सिटी और कोटक की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इन्होंने इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 170 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि निम्स फ्लैट रह सकते हैं, ग्रोथ और फीस एनकरेजिंग नजर आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी मेट्रिक्स भी स्टेबल रह सकते हैं और ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट भी इसी के चलते नेग्लिजिबल नजर आ सकते हैं। पॉजिटिव सरप्राइजेस आगे चलते हुए दिख सकते हैं जिसके चलते एक इमीडिएट री रेटिंग एक्सपेक्टेड है और इनफैक्ट कोटक के लिए ये एक प्रेफर्ड पिक है मिड टीयर बैंक्स में। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ये सारे स्टॉक्स फोकस में हैं। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज ये सारे के सारी ब्रोकिंग हाउसेस को रिपोर्ट्स को कंपाइल करके लेके आने के लिए विमाक्षी, और इससे पहले शरद ने भी आपको सारे स्टॉक्स इन न्यूज़ बता दिए हैं। तो अब आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, अब हम बनाते हैं इसमें से फिनिश गुड। कहने का मतलब इसमें से ट्रेड कहाँ पे है, आफ्टर ऑल आपको तो ट्रेड ही चाहिए ना। तो पहले HDFC से शुरुआत करते हैं। HDFC की ब्रोकिंग हाउसेस की एक बार जरा रिपोर्ट लेके आई है जिसमें ये कहा गया कि अब टारगेट करीब 2000 हो जाएगा। अभी ये शेयर करीब 1500 के आसपास चल रहा है। नंबर्स भी दिखा दीजिएगा सामने। मैं जरा वैशाली से पता करता हूँ। वैशाली, मेरे पास ना HDFC में काम करने के 2-4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं बनूंगा, मैं बना ही रहूँगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन मेरे को किस लेवल पे आके अगर पोजीशंस और भी खरीदनी हो तो जरा वो लेवल्स की रेंज बता दीजिएगा। दूसरा, मेरे को आज रिजल्ट्स के बाद ट्रेड करना है HDFC को, तो उसकी भी रेंज मेरे को जरा क्लियर कर दीजिएगा। ये मेरे 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरी रेंज, और मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर के हिसाब से मेरी रेंज। डेफिनेटली। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे कि HDFC बैंक काफी करेक्ट हो चुका है और 1470 एक मंथली सपोर्ट आता है। सो वो सपोर्ट को हमने वो देखा है कि इट इज रिस्पेक्टेड एंड वहां से बाउंस आने की अटेम्प्ट हो रही है ये स्टॉक में। सो दैट रियली शोज दैट ये बॉटमिंग आउट के एक सिग्नल है और आप देखेंगे चार्टिकल ऑल्सो थोड़ा राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। सो लॉन्ग टर्म के नजरिए से आई वुड से अक्यूमुलेट करते रहिए 1470 के सपोर्ट के साथ। और अगर आप अभी ये रिजल्ट के बाद आप देखेंगे तो फर्दर कन्विक्शन एक आप देखेंगे, पहले भी एक मूवमेंट आया था और 1545 the high that was made was 1552. So 1545 एक टेक्निकल एक रेजिस्टेंस है एक छोटे चार्ट पे। एक बार वो सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है 1575 टू 1600 लेवल्स तक। सो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है। और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर देखेंगे तो 1470 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। राउंडिंग पैटर्न भी बन चुका है बिकॉज हमने जो देखा था, जो लोएस्ट लो अभी फिलहाल इन द नियर टर्म बना था वो 1489 है। सो अगेन दैट मंथली सपोर्ट इज आल्सो रिस्पेक्टेड, वहीं से बाउंस आ रहा है एंड फर्दर कन्विक्शन इज अबाउट 1545। ओके ठीक है वैशाली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इससे पूरे अच्छे से आपने समरी करके बता दिया। और मैं बोलूँगा कि ठीक मार्केट खुलने से पहले हो सकता है कोई अभी प्रोग्राम ना देख रहा हो, बाद में देख रहा हो, थोड़ा रिवर्स कर करके इस पूरे जो वैशाली ने आपको लेवल्स बताया ना, आप इसको क्लियरली क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। इसमें इन्वेस्टर्स के काम की बात भी है और स्विंग ट्रेडर्स के काम की बात भी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक और कंपनी है जो डीमर्ज होकर रिलायंस से अलग बनी थी, वो थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। नंबर्स भी आ जाएंगे स्क्रीन पे, जरा वो भी दिखाइएगा। साथ ही जो पॉइंटर्स शरद देके गए हैं कि करीब 300 स्टोर्स खुलना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ करार है, वो सब भी दिखा दीजिएगा। जय, थोड़ा काम मुश्किल है क्योंकि डीमर्ज होकर अभी भी नई एंटिटी बनी है, लेकिन फिर भी रिलायंस की छवि के अंदर ये काम कर रहा है। तो आप मेरे को जरा बता सकते हैं कि इस रेंज में थोड़ी बड़ी पोजीशंस लेके रखी जा सकती है क्या? ये पोस्ट नंबर्स कितना दम दिखाएगा? So definitely ये बात से मुझे लग रहा है ये अट्रैक्टिव बाय, बिकॉज मार्केट कैप के हिसाब से हम देखें तो काफी बड़ी कंपनी है। डायरेक्टली हम रिलेट करते बजाज फाइनेंस से और वैल्यूएशन वाइज भी काफी अच्छी दिख रही है। तो 225 या अराउंड 210 के अराउंड ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा बाय है लॉन्ग टर्म के लिए,
बिकॉज चार्ट ज्यादा है नहीं तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, बट ओवरऑल हम थोड़ा भी जो अवेलेबल है वहां देखने जाए तो 226 के बाद ये स्टॉक में काफी अपमूव दिख रहा है। 230 235 तक ये स्टॉक जा सकता है टेक्निकली, एक दो दिन की बात करें। और हर कंजेशन जोन के बाद हम देखें तो अराउंड 250 के ऊपर जब जाता है तब काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस देके जाता है। तो ये जो जोन है 225 टू 250 के बीच में वो थोड़ा बहुत टफ रहेगा पार करने में, उसके बाद अच्छा मूव हम देख सकते हैं। और ये जो नंबर्स आए वो डेफिनेटली ऑलरेडी आई गेस डिस्काउंटेड थे, बिकॉज उनके स्टोर्स में वो ज्यादा यूज करेंगे, लोन्स डिस्पर्स करेंगे, और प्लस उनके कस्टमर्स ऑलरेडी कस्टमर बेस रेडी है। जियो टेलीकॉम की बात करें तो उसमें से भी कस्टमर्स वो ले सकते हैं, जियो स्टोर के कस्टमर्स है, जियो इवन मार्ट के जो स्टोर ऑनलाइन कस्टमर्स अवेलेबल है। तो बहुत सारे उनके पास लोग हैं जो लोन, छोटी मोजोली लोन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या पर्सनल लोन, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ब्लैकस्टोन के साथ उन्होंने जो करार किया था म्यूचुअल फंड में आने वाले की बात है, तो ये सब आई गेस स्लोली एंड स्टेडीली अंदर डिस्काउंट होगा, और भाव मुझे लग रहा है बहुत अच्छा आने वाले समय में दिख सकता है। तो यहाँ से डेफिनेटली अच्छा बाय है, बट लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही मुझे। यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, पर लॉन्ग टर्म प्लान्स में जियो फाइनेंशियल जब लॉन्च हुआ था तभी हमने काफ़ी डीपली एनालिसिस किया था कि 4 वर्टिकल में क्लियरली इनको जो रिटेल कस्टमर्स का जो एक्सपोजर है वो बड़ा मिल जाएगा। इनके पास इतनी बड़ी ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है रिलायंस रिटेल का, वो एक मिलेगा, और आपको क्लियरली कहीं ना कहीं वो अब प्रेजेंटेशन में भी वो उसका कनेक्शन दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में सुमित भी हमसे जुड़ेंगे जो इस पर और डिटेल्स देंगे, लेकिन कुछ पॉसिबल ट्रेड्स जो हम ढूंढ रहे हैं नंबर्स के लिहाज से जहां अच्छे ट्रेड्स हैं, 2-3 स्टॉक्स और हमें शरद जो हाईलाइट करके गए उन पर ट्रेड पॉसिबली ले लेते हैं, क्योंकि सीएट जैसे स्टॉक्स में आप देखेंगे बालकृष्ण भी चल रहा था पिछले हफ्ते, और इनफैक्ट टायर स्टॉक्स में भले ही क्रूड अब महंगा है, क्रूड डेरिवेटिव्स के लिए इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलें हों, लेकिन ये सारे नंबर्स तो बैकवर्ड लुकिंग डेटा है। लास्ट क्वार्टर का नंबर सीएट के अगर अच्छे आए हैं तो क्या एक रब ऑफ दूसरे स्टॉक्स में भी दिख सकता है? कोई टायर स्टॉक्स होगा आपके रडार पे कपिल? जी, मैं टायर स्टॉक यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, तो सबसे पहला मेरा एक पिक जो हमारी कंपनी ने भी थोड़ी टाइम पहले एक इश्यू किया हुआ था फंडामेंटल साइड से, जो कि है जेके टायर्स। जेके टायर्स में हमारा एक पोजिशनल व्यू था जहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म अवधि का जो टारगेट था वो कुछ 455 के लेवल के यहाँ पे है, और जिस दिन रिपोर्ट रिलीज हुई थी वहां से उस स्टॉक में 15% अपसाइड मोमेंटम हमें रिज्यूम देखने मिला था। लेकिन हम अभी 15% रिज्यूम होने के बाद में वी सी दैट थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ आ जाए और स्टॉक थोड़ा सा नीचे में रिट्रेस कर ले, 309 के लेवल के यहाँ पे है। तो जो हम इसका नेक्स्ट में सपोर्ट लेवल देखते हैं वो कहाँ ना कहाँ पे 290 के लेवल के यहाँ पे देखते हैं। तो 290 के यहाँ पे स्टॉक आ जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से जेके टायर्स शॉर्ट टर्म के लिए भी और पोजिशनल टर्म के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा टायर सेक्टर में से। टायर स्टॉक्स में से आप जेके टायर को यहाँ खरीदने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। स्टॉक्स के अलावा अर्निंग्स के अलावा जहाँ और न्यूज़ फ्लो था, जहाँ बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना मार्क किया, पराग मिल्क आपको याद होगा पहले भी इसमें निखिल वोरा का स्टेक था, लेकिन अब तो स्टेक काफ़ी बड़ा है, उन्होंने 7% से ज़्यादा का स्टेक कर दिया है। क्या कोई रब ऑफ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये क्यूज बहुत बड़े होते हैं, इसमें आज क्या एक अच्छी बाइंग या फॉलो बाइंग दिख सकती है? पर कल तो हालांकि 2% नीचे था, लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट दिखेगा क्या, और क्या रिटेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए? वैशाली, चार्ट्स कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं? तो चार्ट में देयर इज नथिंग रियली ग्रेट, कंसोलिडेट ही हो रहा है। सो मे बी आई मीन न्यूज़ के अनुसार अगर हम देखें तो 200 कल का क्लोजिंग आया है 211 पे। सो आई थिंक 203 के 202 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है, बट ओनली अगर ये स्टॉक 224 के ऊपर जाता है तो मे बी 235-40 के ऊपर टारगेट्स आ सकते हैं। सो एक छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। ठीक है, पराग मिल्क को लेकर ये व्यू, लेकिन सीएट ने बड़े ही कमाल के नतीजे पेश किए हैं, और कमाल के नतीजे उनके ना Q1 के भी आए थे। इस बार अगर आप मुनाफे की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 गुने का जंप है, लेकिन ध्यान रखिए वो लो बेस पर है। पिछले साल की अगर तिमाही से तुलना अगर आप करेंगे तो आप देखिए मुनाफा 200 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। मार्जिन भी बहुत दमदार है। हालांकि पिछली बार जो नतीजे आए थे उसके बाद ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड्स आए थे। यही नहीं, अब शेयर में 45% के करेक्शन की भी आशंका जाहिर की गई थी। इस बार जरा कपिल बताइए, अभी स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है सीएट का? हालांकि 2600 रुपए वाला शेयर अब 2100 रुपए के पास है। ये स्टॉक का ब्रॉडर ट्रेंड काफी पॉजिटिव में रहा होता, लेकिन रिसेंट टर्म में काफी करेक्शन आ गया है। 2000 जैसे आपने बताया 2600 से स्टॉक 2000 के लेवल के यहाँ पे आ गया है। एक अच्छी बात ये है कि आपके जो इक्वेशन होता है कि पहले जो फॉल था तो ऑफकोर्स सप्लाई प्रेशर ज्यादा होगा, इसके लिए फॉल हुआ था, लेकिन अभी पिछले
15 से 20 दिन से हम ये देख रहे हैं कि आपका सप्लाई एंड डिमांड एक इक्विलिब्रियम जोन में आ गया है, बट ये आउटराइटली ये इंडिकेट नहीं करता है कि स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। ऑफ कोर्स रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं तो थोड़ा सा मुझे एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली मैं जो लेवल देख रहा हूँ तो 2101 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, लेकिन 2180 का जो लेवल है वो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसके बाद में जो हम फ्रेश अपसाइड व्यू इसमें हमें पॉजिटिव व्यू बनाना होता है तो 2180 के ऊपर ही बना सकते हैं, और जैसे स्टॉक 2180 के ऊपर मूव करता है तो मुझे लगता है कि जो उसके नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है 2880 और 2400 के लेवल के, वहां पे हमें अप मूव देखने मिल सकता है, लेकिन 2180 के ऊपर ही वहां पे पॉजिटिव व्यू आता हुआ मिलेगा। ठीक है, सीएट पर ये व्यू, लेकिन नंबर्स आए हैं स्ट्रांग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के भी। हालांकि पिछले 3-4 महीने से शेयर बिल्कुल एक रेंज में है, क्या वो रेंज को आज ऊपर की साइड में तोड़ेगा ये? क्योंकि रेवेन्यू में हमने 45% का उछाल देखा है, अगर हम एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें उसमें 55% का उछाल है, प्रॉफिट में 41% का, और मार्जिन भी एक्सपेंड किया है तकरीबन 4% के आसपास, 61% से बढ़ के 65% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। वैशाली जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आपको उम्मीद है कि ये नतीजे आज दम दिखाएंगे और शेयर कितना चढ़ सकता है, कुछ अंदाजा? आई वुड से एक्चुअली स्टॉक थोड़े समय के लिए हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। सो काफी पॉसिबल है दैट 620 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक एक मूव आ सकता है टुवर्ड 645-650 की तरफ। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें और तेजी बन सकती है, बिकॉज दैट वुड बी द ब्रेकआउट लेवल। सो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल वुड बी अबाउट 650 लेवल्स। ठीक है, ये तो कुछ वैसे नंबर्स भी थे जो अभी तक आ चुके हैं, कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो को अभी आएंगे। उसमें से बजाज फाइनेंस के बारे में, बजाज फाइनेंस 2 चीज़ें बताएगा। पहला तो ये बताएगा इस समय डाउन खपत कैसे चल रही है, यानी कि कंजम्पशन का फ्लेवर कैसा है, और दूसरा क्योंकि जियो के नंबर आ चुके हैं, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए बट फिर भी थोड़ा बहुत नंबर्स इसके देखे जाते हैं। बजाज फाइनेंस एक बार चेक करवा लेते हैं पूजा से। पूजा, कैसे नंबर आ रहे हैं बजाज फाइनेंस का, जरा बताइए आप। जी, कल आएंगे बजाज फाइनेंस के नतीजे, और वैसे तो ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। अगर ब्याज से आए देखेंगे तो वहाँ पर 28% की ग्रोथ है, मुनाफा 27% से बढ़ेगा कंपनी का, और एसेट क्वालिटी में कुछ समस्या नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मार्जिन का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आंकड़ा होगा जिस पर कि हमारी नज़र होगी, क्योंकि कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े हैं तो उसका असर थोड़ा मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले दो क्वार्टर तक मार्जिन में 10 से 15 बेसिस पॉइंट तक का दबाव देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा, अगर इससे ज़्यादा दबाव आया तो फिर स्टॉक पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये रहेंगे आंकड़े, और मार्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस बार के नंबर्स में देखना। इसके अलावा कमेंट्री की अगर बात की जाए तो AUM कस्टमर एडिशन को लेकर मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या होती है ये भी नजर आएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि Q1 में कुछ अपग्रेड देखने को मिल सकता है। एसेट क्वालिटी को लेकर भी कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। और इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने पूंजी जुटाने को लेकर जो मंजूरी दी है उसको किस तरह से उपयोग किया जाएगा, और उसके चलते कंपनी की लोन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ कैसी दिखाई दे रही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री होगा जिस पे कि हमारी नज़र रहेगी। कुल मिलाकर बात करें तो नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन मार्जिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, आंकड़ा होगा जिसको कि बाजार बहुत क्लोजली वॉच करेगा। बजाज फाइनेंस के चार्ट आप चेक कर लीजिए। पूजा ने जो बताया उसमें मुनाफा भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी ठीक ही रहेंगे। ये ज़्यादातर नंबर्स एक मिनट के स्क्रीन पर रखिएगा। किरण, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे, बजाज फाइनेंस पे। सो बजाज फाइनेंस का अगर हम चार्ट देखें तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। 8000 का जो एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस था उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है, तो काफी सारे बुलिश इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक स्टॉक 8000 के ऊपर है, कोई भी डिप आता है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 7900 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है बिफोर द रिजल्ट देयर आर वेरी गुड चांसेस हम 80 to 8300 तक के लेवल्स देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग जाना चाहिए 7900 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन आपको दे दी है किरण ने ऑलरेडी, और इसके साथ से जुड़ी हुई एक खबर भी आ रही है। थोड़ी देर में हम टिकर के फॉर्म में आपको चला देंगे। बजाज फाइनेंस की एक बड़ी कंपनी के अंदर वो कुछ हिस्सेदारी खरीद रही है, तो बजाज फाइनेंस नंबर्स और एक खबर दोनों का इम्पैक्ट आज कैलकुलेट करेगा। और एक मंथ का रिटर्न भी ठीक है 7% के आसपास का।
विनोद मोदी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिसके बारे में नेगेटिविटी बहुत फैली है। विनोद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। उस शेयर का नाम है डेल्टा कॉर्प। एक बार नोटिस आया, शेयर 20% गया, फिर कुछ संभलने की कोशिश कर रहा था तो फिर इनकी एक और आर्म का यानी कि उनकी एक और सब्सिडरी को फिर से नोटिस जीएसटी का ही आ गया। ऐसा लग रहा है जीएसटी वर्सेस डेल्टा कॉर्प हो गया है। अब प्रॉब्लम सर पता ये हुई है कि बोफा ने भी माल बेचा है 128 रुपये के रेट पे, सोसाइटी जनरल ने भी माल बेच दिया 128 रुपये के रेट पे। ये जो फंड बेच रहा है ना, ये मेरे लिए कंसर्न है। अगर ये नहीं आती ना खबर तो मैं सोचता कि ठीक है, न्यूज़ है, बाद में ठीक हो जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा। और कल डेज लो पे ही माल बेचा 128 के रेट पे। अब आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली हमने लास्ट टाइम भी बात किया था डेल्टा कॉर्प के बारे में, आई रिमेम्बर। डेफिनेटली ये जो न्यूज लगातार एक डेढ़ महीने से आ रही है जीएसटी को लेकर के, जो लायबिलिटी, इतना बड़ा लायबिलिटी जो बताया जा रहा है, वो एक वो कहीं ना कहीं वो बताता है कि अगर ये इनको प्रोवाइड करना पड़े तो उनका अच्छा खासा इनको नेटवर्क में उड़ जाएगा मेरे ख्याल से, राइट। सो वो रहेगी, वो क्लैरिटी अभी भी नहीं है किसी को कि वेदर जो गवर्नमेंट जो डिमांड कर रहे हैं इतनी बड़ी जीएसटी लायबिलिटी, वो सही में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके वजह से मुझे लगता है कि चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, चाहे फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, क्लैरिटी की कमी है जिसकी वजह से वो बिकाली हमें दिख रही है। बट यस, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी भी अगर स्टॉक को देखें तो इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी टू माय अंडरस्टैंडिंग, राइट। अभी टीटीएम बेस पे देखे तो 12 साढ़े 12 टाइम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो काफी अच्छा वैल्यूएशन माना जा सकता है, अट्रैक्टिव माना जा सकता है। बट यस, गिवन कंसीडरिंग दिस ऑल अनसर्टेनिटी, जिसके वजह से इसको अच्छा खासा झटका लग सकता है इसके ओवरऑल बैलेंस शीट पर, तो जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता अभी इन्वेस्टरों का एक नया कुछ भी पॉजिटिव तरह का ये चीज को लेके उसमें व्यू होगा, तो जिसकी वजह से वो दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर भी अभी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात तो हुई डेल्टा कॉर्प पर। जो रिटेल इन्वेस्टर्स में अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए ऑफकोर्स एक क्वेश्चन और एक कंसर्न तो है ये। लेकिन कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और विनोद के साथ एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं। विनोद, एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट दीपक नाइट्रेट पे भी आई है, और क्योंकि इस वक्त जितने भी केमिकल, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, वहाँ पर अभी भी ग्रीन शूट्स थोड़े से दिखे ज़रूर तो बीच में, लेकिन अभी भी आपको कंसर्न कई सारे दिख रहे हैं। और फिर से जो एक मोमेंटम शुरू भी हुआ था वो सस्टेन ही नहीं हो पाया। एक्सिस कैपिटल का हालांकि एक बाय रिपोर्ट है और उन्होंने 25-20 का टारगेट भी दिया है दीपक नाइट्रेट पे। आप इस वक्त केमिकल स्पेस पर व्यू क्या बना रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर के लिए ट्रिगर्स दूसरे हैं, एग्री केमिकल स्टॉक्स भी अब चलने लगे हैं, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल स्पेस, इसके लिए इन्वेंट्री पाइलअप, चाइना प्रेशर, हालांकि यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात तो की है, लेकिन किस तरह की विजिबिलिटी आपको दिख रही है अभी स्पेस पे? जी डेफिनेटली, अगर आप मुझसे 2 से 3 क्वार्टर का बारे में पूछेंगे तो मेरा व्यू डेफिनेटली उतना पॉजिटिव नहीं है, खासकर स्पेशलिटी सेक्टर में, क्योंकि इनके जो कंसर्न्स थे चाइना को लेकर के, जो चाइना सप्लाई का जो कंसर्न है, एट द सेम टाइम जो इन्वेंट्री का कंसर्न है, वो अभी भी बने हुए हैं कंसर्न, और वो सबको ईज आउट होने में मुझे लगता है अभी भी 1 से 2 क्वार्टर लग सकेंगे। और एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो डिस्क्रिशनरी डिमांड है ओवरऑल, चाहे यूरोपियन मार्केट में हो या यूएस मार्केट में हो, वहां पे थोड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट आया, जिसके वजह से स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों का वॉल्यूम में भी वो असर दिख रहा है। सो कुल मिलाकर बस अगर स्पेसिफिकली तो अगर दीपक नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो दीपक नाइट्रेट का अभी भी अगर मैं वैल्यूएशन समझूं तो ये प्रीमियम में ट्रेड करता है, और प्रीमियम में ट्रेड जो करता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो उसका 25 से 30% के बीच में आरओई और आरओसी बनाता है, जिसकी वजह से वो प्रीमियम अभी भी ट्रेड करता है। बट यस, नियर से मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ये सारे स्पेशलिटी काउंटर अभी भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। बट यस, कंसीडरिंग करंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी को भी 2 से 2.5 साल या 3 साल का व्यू लेना, तो मुझे लगता है कि रिसेंट करेक्शन के बाद, लास्ट 6 महीने का करेक्शन के बाद, ये सब क्वालिटी पिक्स में अच्छा खासा वैल्यू दिख सकता है। और रुकना पड़ेगा अभी, 1 या 2 क्वार्टर का पेन अभी भी आपको और दिखता है? यही एक यूनानिमस सब व्यू दिख भी रहा है। यही एक आपसे और देखना था कि आपकी कन्विक्शन इस पे क्या कहती है। कुछ और स्टॉक्स जिन पे आज ट्रेड का मौके क्या बनने चाहिए, और वो स्पेस रहेगा जितना भी एनर्जी स्पेस है, स्पेशली पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स। इनफैक्ट आप देखें, क्योंकि एक तो क्रूड डेरिवेटिव्स
वहाँ पर एक प्रेशर है। एट द सेम टाइम एनर्जी पैक से, ऑयल पैक से एक और न्यूज़ का ट्रिगर हो सकता है, वो ये कि जीआरएम्स भी क्रैश हुए हैं, तो इम्पैक्ट पड़ता है एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोकेम, आईओसीएल, रिलायंस, इन सब पर, क्योंकि अपने पीक ऑफ जीआरएम से लगभग 70-75% डाउन है। तो क्या थोड़ा बहुत इन पे आज प्रेशर आ सकता है और ये शॉर्ट के कैंडिडेट हो सकते हैं? एक बार जय से समझते हैं। जय, आप एक बार ये स्टॉक्स चेक करेंगे पेट्रोकेम के, चेन्नई, एमआरपीएल। चेन्नई पहले एमआरपीएल पर हम बात करें तो कल 100 रुपीज के ऊपर ये स्टॉक जाके आया और बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव था कल के दिन में भी। और ये आई गेस मूव डेफिनेटली अच्छा बन रहा है डेली चार्ट पर, तो आई गेस थोड़ा मूव यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। टेक्निकली काफी अच्छा दिख रहा है, ब्रेकआउट जोन पर था और 100 जो रेजिस्टेंस था साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर एमआरपीएल चल रहा था, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा कैरी ऑन हो सकता है 105-106 के प्राइस तक। दूसरी बात करें चेन्नई पेट्रो की, तो यहाँ पर थोड़ा कल के दिन में भी डोजी कैंडल बनी है, तो यहाँ पर अपमूव ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के वहां पर था, तो थोड़ा यहाँ से सबड्यू हो सकता है, निचले लेवल पर दिखा सकता है। कल के दिन में भी हमने एट द एंड ऑफ द डे नीचे जाते हुए देखा, 100-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए देखा 15 मिनट्स की कैंडल पर। सो चेन्नई पेट्रो पर थोड़ा व्यू बेरिश है, बट एमआरपीएल पर मेरा व्यू अपसाइड की ओर है। 106 तक के टारगेट हमें आते हुए दिख सकते हैं एमआरपीएल पर। ठीक है, एमआरपीएल 100 रुपए के स्तर को पार करके ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस पर खरीदारी की राह है जय की तरफ से। केईसी इंटरनेशनल, इसको ना बड़े ऑर्डर मिले हैं, और ऑर्डर मिले कहां से? मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। करीब करीब 1300 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। टीएनडी सेक्टर यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर वाली ये कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। हालांकि ये शेयर चला हुआ है और पावर यूटिलिटीज, पावर इंसलरी, जितने भी स्टॉक्स थे ना, सारे के सारे चले हैं। वैशाली, जरा आप चेक कीजिए केईसी इंटरनेशनल को और ये बताइए कि यहां से आप कितनी तेजी की उम्मीद कर रही हैं? एक्चुअली मैं वीकली और डेली चार्ट दोनों देख रही हूँ, तो वेल इट इज अ कंटिन्यूएशन एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। सो मुझे लग रहा है ये 640 का एक सपोर्ट है अच्छा सा, और मेरे ख्याल से ये स्टॉक नियर टर्म टारगेट के लिए 689 690 तक जा सकता है। इनफैक्ट मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, तो काफी अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक अच्छा सा कंसोलिडेशन ये हुआ है, तो यहाँ से 690 तो मिनिमम जा सकता है। अगर 690 को क्रॉस करता है तो आई थिंक फर्दर रन अप ऑफ 750 भी आ सकता है। ठीक है, तो बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। डेटा पैटर्न्स ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ एक करार किया है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट किया है। हालांकि हम पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं कि शेयर रेंज में है, 2500 रुपए के आसपास तक गया था, उसके बाद ये 2000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। जय, डेटा पैटर्न, इसके पैटर्न्स आपको कैसे लग रहे हैं? तो डेटा पैटर्न्स का डेली चार्ट देखे तो ट्रेंड थोड़ा बेरिश लग रहा है। कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग था 2100 के अराउंड, उसके बाद कंटिन्यूसली 2000 के नीचे कल एंड हुआ, प्लस 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी डेली चार्ट पर एंड होता हुआ दिख रहा है। तो 190.96 का प्लेसिंग था और 190.94 के अराउंड एंड हुआ। सो मुझे लगा थोड़ा अभी भी बेरिशनेस आ सकती है ये स्टॉक में, ऑल्दो आईटी सेक्टर में भी बेरिशनेस अभी चल रही है, तो ये स्टॉक में कैरी ऑन हो सकता है। वॉल्यूम भी कम है, तो एवरीथिंग मार्क्स ऑन अ डाउनसाइड ट्रेजेक्टरी, और सुपर ट्रेंड लाइन हर मूविंग एवरेज के नीचे, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे। सो ये बेरिश मूव के लिए रेडी हो रहा है या थोड़ा नीचे जाएगा अराउंड 1900 वुड बी माय फर्स्ट टारगेट। ओके, ठीक है। अब मैं थोड़ा न्यूज़ से हट के ऐसे कुछ मोमेंटम वाले शेयर पता करना चाहता हूँ जहाँ पे स्विंग ट्रेड के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। खबर नहीं है लेकिन शेयर चलने की ताकत बहुत है। उसमें से एक किरण, एक शेयर मेरे को पहले आपसे पता करना है। उस शेयर का नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन, कॉनकोर। डाउनवर्ड स्लोपिंग का कल ब्रेकआउट हुआ है। डेली चार्ट्स आप चेक करेंगे या फिर आगे आपको दिख जाएगा वो। एक बार जरा देख के बताइए, कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन पे आज खुलते पोजीशन ले क्या? डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 दिन के हाइस के ऊपर डेफिनेटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कल जो हाई था 718 का, तो 718 के ऊपर जैसे निकलता है उसके ऊपर हम बाय करेंगे। रीजन भी 718 20 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है, तो 718 के ऊपर डेफिनेटली हम बाय करना चाहिए। ओवरऑल जो टारगेट रहेगा वो 740 का रहेगा, और जैसे ही 718 के ऊपर हम बाय करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 710 का रहेगा। तो 718 के ऊपर कंडीशनल बाय। ठीक है।
एक सवाल मेरे को जय से पता करना है। जय, पहले आप मेरे को ये बताइए, आज आपके फास्ट तो नहीं चल रहा? आपने नवरात्रों का नहीं फास्ट तो नहीं रखा हुआ? नहीं, फास्ट नहीं कर रहा। नहीं रखा ना? चलो फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे। अगर आपका फास्ट होता ना, वो शेयर मैं पूछता ही नहीं आपसे। दो लिकर वाली कंपनी जरा चेक कर रहे ना। एक तो यूबीएल है जो कल डेज लो पे जाके बंद हुई है, जरा उसके अंदर आप देखिए कितना और कमजोरी है। और दूसरा है सोम डिस्लरीज, जरा दोनों लिकर वाले। आपका फास्ट नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। कोई बात नहीं, अगर फास्ट होता तो भी चलता। कंट्रोल ज्यादा है, अच्छा है माइंड का। सो यहाँ पर डेली चार्ट की हम बात करें तो मुझे लगा थोड़ा डाउनसाइड अराउंड 1545 के वहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज कल के दिन में भी एक शेडो जाते हुए देखा हमने। और पिछले कुछ सेशन में भी अराउंड सितंबर 27 के अराउंड भी ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग आया था। और उसके नीचे भी हम देखें तो अराउंड अगस्त के महीने का भी वो सपोर्ट आया हुआ था। सो बेसिकली 1545 के अराउंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो कंटिन्यूली सपोर्ट सस्टेन हो रहा है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है यूबीएल पर। अगर वो ब्रेक होता है तो थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर आ जाएगा, और मुझे लग रहा है 1450 तक के लेवल आ सकते हैं यूबीएल पर। सो अभी के लिए आई गेस ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है यूबीएल में फ्रेश ट्रेडिंग के लिए, तो यूबीएल को अभी अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो है सोम डिस्टिलरीज, just a second. खांसी हो गई। इसके अकॉर्डिंग दूसरा जो स्टॉक इवन मैंने रेडिको खैतान का भी दिया था, तो रेडिको खैतान में भी डेफिनेटली मुझे अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। काफी अच्छा अभी पैटर्न बन रहा था। पिछले जो लेवल्स आए थे उसके अपसाइड कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। 21 डे मूविंग एवरेज या 34 या 50 डे मूविंग एवरेज कंटिन्यूसली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन से फ्लैट कारोबार चल रहा है, तो आई गेस अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। वॉल्यूम कंसोलिडेशन आ रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है रेडिको खैतान में अपसाइड डेफिनेटली दिख सकता है। तो यूबीएल पर आई वोंट एडवाइस बाइंग अभी के लिए, बट रेडिको खैतान वुड बी अ गुड बाय फॉर नाउ। ओके, ठीक है जय, बहुत बढ़िया आपने बताया। एक तो अवॉइड करना है, एक को बाय करना है। दोनों ही लिकर बेस्ड कंपनीज हैं, बट दोनों के अंदर राय आपको अलग अलग मिल रही है। यूबीएल अवॉइड एंड रेडिको खैतान बाय। एक छोटा सा चर्चा को फटाफट हम आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि आपके काम के शेयर, आपको मुनाफा कमा के देने वाले शेयर आज कौन से हैं। हीरो मोटो कल का टॉप गेनर है, और कल हमने आपको मैनेजमेंट से एक बातचीत भी सुनवाई थी। नए मॉडल्स पर फोकस है, कंजम्पशन का प्ले है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्र सबकी रौनक हम देख ही रहे हैं। जय आप छोड़ दीजिए, वैशाली जी आप चेक कीजिए। हीरो मोटो 2% की कल तेजी, क्या उसमें आज और थोड़े से प्लस होंगे? I would definitely think so, because जिस तरह से कल की कैंडल बनी है, I think कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है 3099। तो 3090 के स्टॉप लॉस के साथ मैं जरूर ये खरीदूंगी। I think it's ready for a target of 3250। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है। ठीक है, 3250 हीरो मोटो के लिए ये है टारगेट। मेटल माइनिंग में भी रौनक है, एनएमडीसी का शेयर रेकमेंड भी हुआ, बाकी स्टील वाले शेयर भी चल रहे थे। किरण आप बताइए, मेटल माइनिंग में कोई आपको बढ़िया ट्रेड वाले मौके दिख रहे हैं? कहीं फॉलो बाइंग आ सकती है? सो मेटल माइनिंग के अंदर हमें टाटा स्टील काफी अच्छा लग रहा है। रीजन बीइंग कल हमने देखा था कि वहां पे काफी अच्छा एक लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला था ओपन इंटरेस्ट वाइज। दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो एक लंबा सा करेक्शन, एक टाइम करेक्शन हमने देखा था कि जहां पे स्टॉक 125 के ऊपर नहीं जा रहा था। रिसेंटली हमने देखा 125 के ऊपर जाके स्टॉक ऊपर 134 का रेजिस्टेंस लेके वापस उसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। अब रीटेस्टिंग के टाइम पे हम देख रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप भी है, अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी है। तो टाटा स्टील लुकिंग वेरी गुड। आप स्टॉप लॉस के हिसाब से 124 को मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 2 से 3 दिन में आप वापस 140 तक की रैली टाटा स्टील में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के 2-4 मोमेंटम शेयर पता करते हैं, वो जानना थोड़ा इसलिए भी जरूरी है, पता लग जाएगा ना कि आज भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। कल फैक्ट ने लगा दिया था सर्किट। कपिल एक बार जरा बताना, ये फैक्ट आज भले श्री के मैं कह रहा हूँ सर्किट नहीं लगाए, लेकिन आज कम से कम 5 से 8% का मूवमेंट और दे सकता है क्या फैक्ट?
फैक्ट का चार्ट हम अगर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम तो आ ही रही है जो हमें काफी सारे काउंटर्स में देखने मिल रही है। सेकंडली फैक्ट का चार्ट, आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो इसका ने 2 डिकेड का एक ब्रेकआउट है। लेट्स से कि 2002 में ये स्टॉक कहाँ पे 50 के लेवल पे हुआ करता था और ये इसका ब्रेकआउट हमें 2021 में हमें देखने मिला हुआ है। तो ये बोलता है कि काफी एक स्ट्रॉन्ग बड़ा बेस बना हुआ है, उसके बाद में ब्रेकआउट भी आए थे, कुछ पॉज भी आए हैं और इसके बाद में हमें स्टॉक 150 के लेवल से अभी 650 के लेवल पे यहाँ पे है। तो इसका एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा हुआ है, 2 डिकेडल ब्रेकआउट हम इसको बोल सकते हैं। सेकंडली कल के दिन में हमें ब्रेकआउट देखने मींस अपर सर्किट पे था ही, माइल्ड रिट्रेसमेंट हो सकते हैं लेकिन अभी भी इसके बुलिश कंटिन्यूएशन आना चाहिए क्योंकि कल का जो 20% अपसाइड मोमेंटम था वो काफी अच्छा मूव होने के बाद में 2-3 महीने के कंसोलिडेशन पैच के बाद में ये ब्रेकआउट आया है। तो ये एक प्योर बुलिश कंटिन्यूएशन का एक कैंडिडेट मुझे लग रहा है, तो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है इसमें। ठीक है, एक सर्किट वाला शेयर और पता कर लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 6 से 7% का मूव आएगा। किरण, एक सर्किट वाला शेयर और है, वो है एसटीसी इंडिया। कल एमएमटीसी का भाई है एसटीसी, उसने भी सर्किट लगा दिया लास्ट में जाते जाते। एक बार जरा देख के बताइए, एसटीसी में आज खोलते सौदा प्लस करें, ये 5 से 7% कमाना है बॉस, मैं 20% का तो सोचता ही नहीं। एसटीसी इंडिया का अगर हम चार्ट देखेंगे तो वीकली और मंथली के ऊपर डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 140 के ऊपर है, कोई भी डिप आता है तो मेरे हिसाब से डिप में लेना चाहिए, और अगर खुलते ही मार्केट 155 के ऊपर खुलता है तो हमें लेना चाहिए। तो 2 तरह की कंडीशन है, या तो कोई डिप मिले तो आप बाई कीजिए, 140 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या तो फिर 155 के ऊपर खुलता है तो आप एसटीसी इंडिया ले सकते हो। ऊपर में जिस तरह के चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 170 तक जाने की गुंजाइश ये स्टॉक रखता है, तो डेफिनेटली बुलिश पैटर्न के अंदर है, बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ मैंने स्विंग वाले मोमेंटम वाले शेयर्स आपको बताया, दोनों पे बाय मिल गया। कल सर्किट था, उसके बावजूद भी दोनों एक्सपर्ट्स ने दोनों अलग अलग शेयर्स पे आपको ये बता दिया कि 5 से 8% का स्विंग्स अभी आपको और भी मिलेंगे। तो फैसला आपको करना है, आपको इसमें लेना है कि नहीं लेना। लेकिन एक फैसला करने में आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, वो एक अच्छी बेहतरीन फंडामेंटल कॉल होती है, मुनाफे का फंडा। बताने के लिए आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्ते। पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को लग रहा है पहली बार अब मुलाकात हो रही है नवरात्र सेशन में। सर, आप अपनी तरफ से कौन से शेयर्स दे रहे हैं आज? हैप्पी नवरात्रास आपको भी और सभी व्यूअर्स को भी। और मेरे मुताबिक देखो, मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन है मार्केट में। मेरे मुताबिक थोड़ा सी मार्केट एक तरह से, नॉट ओनली हमारी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स भी इग्नोर कर रही हैं जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन हो रहा है। मेरे मुताबिक मतलब इट कैन बी फियर विच मे नॉट प्ले आउट, बट मेरे मुताबिक टाइम टू बी वेरी कॉशियस। और मेरे मुताबिक ज्यादा आपको फोकस लार्ज फ्रंटलाइन स्टॉक्स में करना चाहिए और जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां करना चाहिए। तो उस लिहाज से मैंने आज 2 लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं जो मेरे को लग रहा है कि अगर मार्केट में किसी तरह से बिकॉज ऑफ द हेडविंड्स अगर कुछ करेक्शन आता है तब भी ये यहाँ पे काफी अच्छे हैं। 1 साल के व्यू से तो बहुत ही अच्छे हैं। पहला स्टॉक है एसीसी। मेरे मुताबिक रिलेटिवली एसीसी ने, अगर आप बाकी स्टॉक्स की कंपेयर किया जाए, सीमेंट का अल्ट्राटेक हो या बाकी स्टॉक्स, उनमें अंडर परफॉर्म किया है। रिलेटिवली इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता है। इनफैक्ट अगर आप किसी भी मॉडल से अगर इसको वैल्यू कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट फॉर दिस थिंग या जो इनका टोटल कैपेसिटी है वर्सेस द एंटरप्राइज वैल्यू, किसी भी लिहाज से अगर आप वैल्यूएशन करते हैं तो एसीसी बहुत सस्ता है अभी भी, डिस्पाइट थोड़ा बहुत रन अप हुआ है नीचे से, पर बहुत आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। इसमें मेरे मुताबिक डाउनसाइड रिस्क कोई भी नहीं है। अगर आपके पास 1 साल का नजरिया है तो मेरे मुताबिक डाउनसाइड रिस्क इज ऑलमोस्ट नथिंग। इससे सस्ता मेरे को नहीं लगता ज्यादा देर ट्रेड होगा। और आपका अपसाइड 2400 का एक टारगेट है जो कि मेरे हिसाब से आसानी से आना चाहिए विद 1 ईयर होल्डिंग। तो एसीसी मेरा फर्स्ट पिक रहेगा, 2400 का टारगेट, 1 ईयर का होल्डिंग। सेकेंडली पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं काफी अच्छा रुझान हो रहा है, काफी इंटरेस्ट आ रहा है, काफी अच्छी पिकअप हो रही है अर्निंग्स में भी और इनके मोमेंटम में भी। एनटीपीसी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मुताबिक इसका बहुत ही अच्छा रनअप है, बहुत सेफ वैल्यूएशन है डिस्पाइट जितना भी मूवमेंट हुआ है। एनटीपीसी में 325 का टारगेट है जो मेरे मुताबिक 1 साल में आसानी से होना चाहिए मीट। अगेन इसमें डाउनसाइड काफी लिमिटेड है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छा है और साथ में सेक्टर में काफी टेलविंड है जिसका इसको बेनिफिट
मिलना चाहिए। तो ये दो मेरे पिक्स रहेंगे आज के लिए 1 साल के नजरिए से, एनटीपीसी एंड एसीसी। जी बहुत शुक्रिया। दो बेहतरीन शेयर और मोमेंटम भी हम देख रहे हैं। एनटीपीसी पावर स्टॉक्स में लगातार तेजी है, तो एनटीपीसी और एसीसी और 1 साल के नजरिए से ठीक ठाक टारगेट मुनाफे के फंडा के तौर पर। बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये दो बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जय डिम्पी ना ये बात कर रहे थे आपसे ना नवरात्र की, थोड़ी देर में हम नवरात्र शेयर लेकर आएंगे, लेकिन नवरात्र की बात कर रहे थे तो एग्जैक्टली उससे जुड़ा हुआ कोई स्टॉक तो नहीं है, लेकिन एजीआई ग्रीन पैक जो कि लिकर कंपनीज के लिए पैकेजिंग काम करती है, उनके लिए बॉटल्स बनाती है, लगातार ये शेयर चला है। कल थोड़ा सा हमने प्रेशर आते हुए देखा है, हालांकि आज हमने देखा कि आपने ही रेकमेंड किया यूफ्लेक्स पैकेजिंग में से एजीआई ग्रीन पैक उसी सेगमेंट की कंपनी है, मटेरियल बस अलग बनाती है। एजीआई ग्रीन पैक पर आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है या फिर जो डिप्स आए वो बाय का मौका होगा? थोड़ा आई गेस एक्सटेंड हो सकता है, बट देखना पड़ेगा अराउंड 1000 को होल्ड करके आज के दिन में चल रहा है या नहीं, बिकॉज कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग था। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न डेली चार्ट पर बन रहा था, उसको काफी अच्छे से इसने सस्टेन किया और उसके ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये पैटर्न सस्टेन कर रहा है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। हाउएवर डाउनसाइड 870 तक, सॉरी 970 तक जो वो पैटर्न बन रहा था, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, बट सस्टेन होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम के साथ अपसाइड आया था, तो टू बी स्पेसिफिक 980 के लेवल्स अगर सस्टेन हो रहे हैं 1-2 सेशन तक, तो वापस से अपमूव आ सकता है, और अगर उसको ब्रीच हो रहा है तो नीचे आ सकता है। बट अभी के लिए आई गेस आज के दिन में मैं थोड़ा देख के बाय करना चाहूंगा। अभी 9:15 को नहीं अभी ट्रेड, बट अराउंड 10 साढ़े 10 बजे ये प्राइस अगर सस्टेन हो रहा है, कल का क्लोजिंग प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, तो आई विल डेफिनेटली बाय। तो मूव कंटिन्यू होने के आसार बहुत ज्यादा है, बट कॉशियसनेस के साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा ये स्टॉक। ठीक है, एजीआई ग्रीन पैक में स्टॉप लॉस आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सतर्क होकर आपको ट्रेड करना है। कपिल जरा आप बीएचईएल को ट्रैक कीजिए जरा। कल हमने 2% के आसपास की तेजी देखी है, हालांकि ये 148 रुपए का हाई बनाने के बाद थोड़ा सा दायरे में ही है। आपको लगता है कि बीएचईएल ट्रेड के मौके दे सकता है आज के सत्र में? बीएचईएल का ओवरऑल ट्रैजेक्टरी देखें, सेक्टर का भी हम मोमेंटम देखते हैं, तो एक टेल बीट तो इस स्टॉक में है ही। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से अच्छी एक रैली देने के बाद में थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन का पैच चल भी रहा है, लेकिन कल के दिन में थोड़ा सा हमें बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। और जब भी मार्केट ने, जब भी स्टॉक में कुछ एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक 27 पीरियड की एक मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। तो पहले 6 से 7 ऐसे इंस्टेंसेस हो गए कि लगातार स्टॉक ने इसी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेवल लेके यहाँ पे बाउंस दिया हुआ है। तो कल के एपिसोड में भी हमें यही एक सीक्वेंस फिर से रिपीट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो 131 के लेवल पे है स्टॉक में, मुझे मेरा एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है, और 133 का लेवल यहाँ से अगर क्रॉस हो जाता है तो मुझे लग रहा है और भी इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट जुड़ जाएंगे, और इसका जो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से जो 3-4 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी थोड़ी देर टाइम पहले जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाया था, जिसका हाई था 141 से लेकर 145, तो वहां तक का उसका अपसाइड मोमेंटम बन रहा है। तो इन शॉर्ट पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, तो ये हुई बीएचईएल पर राय। लेकिन अब जो हम खास सेगमेंट की बात कर रहे हैं, नवरत्न शेयर, 9 ऐसे शेयर जिनमें कुछ खबर है, या तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर डीलिंग रूम की कोई गपशप है। न्यूज फ्लो के बेसिस पर भी इन स्टॉक्स को पिक किया है शरद। खास कई सारे स्टॉक्स में ये चुनकर 9 स्टॉक आपके लिए लेकर आए। आइए एक बार शरद से समझते हैं। शरद बताएं कौन से आज के नवरत्न शेयर? जी बिल्कुल, जो हमारे 9 के नवरत्न शेयर्स है, इसने हमने सारे सैकड़ों शेयर्स के जो है एनालिसिस किया और हमने 9 शेयर्स जो है लेके आया है। और याद रखिए इसमें हमारे जो है खबरों वाले शेयर्स हैं, कुछ बिग बोल्ड ब्रोकरेज हैं, और जो है बाजार की खबर, जो मूविंग मार्केट मूविंग न्यूज़ है, उस पे हम फोकस करने वाले। लेकिन आप जो है अपनी पेन और पेपर जो है लिख ले आइए और उसको नोट करिए। सबसे पहला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अब यहाँ पे जो है सबसे पहली बार जो है रिजल्ट्स आ रही है उनकी मर्जर के बाद HDFC और HDFC बैंक के साथ। एंड ऑफ कोर्स जो नंबर्स है सिक्वेंशियली कंपेरेबल नहीं है, लेकिन लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो थोड़ी सी स्लाइट मिस हुई है एस्टिमेट से, लेकिन अगर आप पैट के बारे में बात करें या एसेट क्वालिटी की, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। दूसरा शेयर जो फोकस पे रहेगा वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके नंबर्स की अगर बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन नंबर्स कंपेरेबल नहीं है क्योंकि पहली बार जो है वो नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। याद रखिए इनके जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो है अपने 300 स्टोर्स में जो है लॉन्च किए हैं, और इसके अलावा 24 इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने करार किया है।
आगे जाते हुए भी उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि कौन से नए नए बिजनेसेस में वो घुसेंगे। तो बाज़ार की जो नज़र है उस पर रहनी चाहिए, स्पेशली जो बिजनेस और मर्चेंट लोन्स हैं छोटे व्यापारी को लेके या इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर्स को लेके, उनमें लॉन्चेस देखने मिलेंगे। इसके अलावा ऑटो लोन्स में भी आने वाले हैं, लोन अगेंस्ट शेयर्स में, और डेबिट कार्ड की जो आप कह सकते हैं एक्सपेंशन, उसमें भी वो फोकस करने वाले हैं। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का दूसरा स्टॉक रहेगा। तीसरा स्टॉक जो फोकस पे रहेगा वो है ग्रासिम। यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है 4000 करोड़ को जो है जुटाने के लिए। ऑफकोर्स ये राइट्स इशू द्वारा जो है जुटाया जाएगा, लेकिन जो कैपेक्स फंड की यूज़ होगी वो डेट रिडक्शन के लिए होने वाली है। तो ये आपका तीसरा स्टॉक रहेगा। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो अर्निंग स्पेसिफिक है, वो है सीएट। सीक्वेंशियली अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है, और टायर कंपनीज़ की जो होती है एक लैग होती है। यहाँ पे जो क्रूड प्राइस की गिरावट देखने मिली, अब उसकी बेनिफिट्स देखने मिल रही है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है सीक्वेंशियली, वहाँ पे रिप्लेसमेंट डिमांड में अच्छा देखने मिला है, और जो सीक्वेंशियल ग्रोथ आई है वो फेस्टिव सीजन के डिमांड से देखने मिला है। और ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे जो है सीक्वेंशियली 230 बेसिस पॉइंट्स पे जो है इंक्रीज देखने मिला है। पांचवा स्टॉक रहेगा सेलान एक्सप्लोरेशन का। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हायर क्रूड प्राइजेस और हायर प्रोडक्शन के कारण नंबर्स बढ़े हैं। सिक्स्थ जो आपका चौथा स्टॉक है वो है डेटा पैटर्न्स, और यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ उन्होंने किया है, जहाँ पे उनकी जो कैपेबिलिटी है रडार की उस पे जो है बेनिफिट देखने मिलेगा। तो ये आपका छठवां स्टॉक होगा। सातवां स्टॉक होगा पराग मिल्क फूड्स। यहाँ पे बात करें तो सिक्स्थ सेंस वेंचर फंड ने जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है लगभग 25 बेसिस पॉइंट से ऑलमोस्ट 7.5% कर दी है। तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। आठवां स्टॉक जो है उसको बताने के पहले बता दें कि ये हमारी बिग बोल्ड ब्रोकरेज की जो है फोकस में रहने वाली कंपनी है, और यहाँ पे जो आठवां स्टॉक है वो रहेगा एक्सिस कैपिटल का दीपक नाइट्रेट। उन्होंने जो है इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है 2520 रुपीज़ पर शेयर, और बता दें कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के कारण जो है स्टॉक में मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो हमने आपको 8 शेयर्स बता दिए, 7 खबरों वाले शेयर्स, 8वें शेयर हुए आपके बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। लेकिन एक 9वां शेयर भी है जो हमारा एक सेगमेंट है जिससे मैं जाना चाहता हूँ, वो है खबर गर्म है सेगमेंट। यहाँ पे जो है खबर सेगमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 9वां स्टॉक रहने वाला है रेलीगेयर एंटरप्राइजेज। यहाँ पे जो है एस इन्वेस्टर आशीष धवन ने जो है अपनी स्टेक जो है वो ऑलमोस्ट 4% कर दी है, ये जो है हमें पता चल रहा है। लेकिन याद रखिए सितंबर क्वार्टर में भी उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई थी, लगभग आप कह सकते हैं 66 बेसिस पॉइंट से स्टेक बढ़ा के 2.32% कर दी है। अब ये जो है बड़े इन्वेस्टर है बाज़ार के, और कंपनी अगर बात करें तो वो खुद भी एक रिस्ट्रक्चरिंग पे जो है फोकस पे है, और वेंचुरा ने इनिशिएट किया है रेटिंग ऑलमोस्ट 471 रुपीज़ पर शेयर का बाय रेटिंग रखा, और कंपनी जो है वन टाइम सेटलमेंट और डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। तो आज जो थे हमने आपके 9 स्टॉक बता दें, 9 के नवरत्न शेयर्स जो आप अपने रडार में रखिएगा, और पेन एंड पेपर से नोट करके रखिएगा दिन के ट्रेड में। बिल्कुल सर, मैंने नोट कर ही लिए हैं। आप पेन एंड पेपर की शरत बात बोल रहे थे, आपने जो शेयर्स बताए ना, ये मैं दिखा भी देता हूं दर्शकों को, मैं बकायदा अपने साथ कॉपी रखता हूं, और आपके सारे शेयर्स मैंने इस बीच नोट भी किए हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि 9 बजे कोई आदमी सुबह 8 बजे नहीं उठ पाता, ऑफिस जा रहा है, कुछ है, मार्केट के जस्ट खुलने से पहले ये जो सेगमेंट है ना, ये संजीवनी बूटी की तरह है आपके लिए। आप इसको रख लीजिए, कहीं भी फंस जाओगे तो आप पार हो जाओगे इससे। तो ये एक 9 बजे के जो 9 शेयर्स हम आपके सामने रखेंगे ना, और मैं ये अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये सिर्फ नवरात्रों तक मत रखिएगा, इसको आगे भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये आपकी समरी, आपका अर्क की तरह काम करेगा, जिस्ट की तरह काम करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शरद, आपने अच्छे से सारी चीज़ बता दी, और आपका लास्ट शेयर काम का भी है रेलीगेयर जो आप बता रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं। संजीव भसीन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे जरा पता कर लेते हैं आज वो मार्केट के अंदर क्या रीड कर रहे हैं। भसीन साहब जय माता दी। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कल बता के गए थे ना कि इसी नवरात्रों में 20,000 देख लेंगे, आज धीरे धीरे उसी कड़ी की तरफ सर बढ़ रहे हैं। थोड़ा गैप भी मिलेगा, कल अच्छा बेस भी बना लिया, HDFC के नंबर ठीक ठाक हैं। सर आपकी रीडिंग क्या है, एक तो जरा वो बताइएगा मार्केट्स पे, और दूसरा आज आपके शेयर्स कौन से वो भी बता दीजिएगा सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, जय माता दी आपको भी, सारे दर्शकों को भी, और नवरात्रों के शुभ दिनों में जरूर आपको बरकत आएगी, और माता ने चाहा तो जरूर 20,000 तो आया ही आया। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो HDFC के जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो गई, आई थिंक रिजल्ट्स वर इन लाइन, और जो सेलिंग आनी थी उसमें वो खत्म हो गई।
रिलायंस में आई थिंक जीआरएम स्ट्रेंथ की वजह से उसमें एक और एडेड एडवांटेज आएगा। साथ में आपको मैंने पहले भी कहा कि क्रूड इन फ्रॉम रशिया इज नाउ सीइंग डबल द डिस्काउंट, तो आई थिंक रिलायंस उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, दे शुड ऐड टू द इंडेक्स। बट ब्रॉडर मार्केट देखिए, आपको प्रियंका को मैंने चंबल, जीएनएफसी, एसबीआई लाइव कहे थे 3-4 दिन पहले, उन्होंने बहुत स्टेलर रिटर्न्स दिए हैं। तो मार्केट इज ऑल अबाउट डायनामिक्स ऑफ रोटेटिंग, इंडेक्स पे इतना व्यू मत दीजिए। 20,000 भी चले गया तो आपका पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है। यहाँ पे मुझे मेटल्स बहुत पसंद है डिम्पी जी, मैं कहूंगा कि टाटा स्टील और हिंडाल्को आर मस्ट हैव्स बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस आर मूविंग अप। हिंदुस्तान कॉपर बैन में है और एनएमडीसी, जीएमडीसी हैव सीन अ स्टेलर राइज, बट आई स्टिल थिंक द बेस्ट पिक्स यहाँ टाटा स्टील और हिंडाल्को है, पेडिग्री स्टॉक जो इंडेक्स में है। और एक पोजिशनल प्ले है जो मैंने पहले भी कहा, एसबीआई कार्ड्स। ये एसबीआई कार्ड्स इज गेनिंग मोर मार्केट शेयर फ्रॉम द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी एंड एक्सिस, और इस क्वार्टर से उसके जो नंबर्स आएंगे बहुत स्टेलर होंगे, प्लस उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बी द हाईएस्ट एवर इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स। तो एसबीआई कार्ड यहाँ से 900 से मेरे को तो 1,000 रुपए का भाव दिखता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, लेकिन 900 रुपए का भाव आपको यहाँ से दिवाली तक जरूर आना चाहिए। संजीव जी, हमें याद है आपका चंबल फर्टिलाइजर और जीएनएफसी, इनफैक्ट केमिकल्स फर्टिलाइजर स्पेस में रैली तो कल दिखी थी, लेकिन ये स्टॉक्स तो संजीव जी ने हमें पिछले हफ्ते ही दे दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन स्टॉक पिक्स हमारे लिए आइडेंटिफाई करके लाने के लिए, और इनमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है ना आपने संजीव जी, ये अभी भी बने रह सकते हैं जीएनएफसी में? भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर ले, जीएनएफसी आई थिंक आज बैन में भी है, लेकिन अंडरलाइंग बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको कह सकता हूं प्रियंका, थोड़े से कॉन्ट्रेरियन होइए, क्योंकि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, नायलॉन कॉर्ड, स्पेशलिटी केमिकल्स, दे आर जस्ट रेयरिंग टू गो, और उनमें वैल्यूएशन का बहुत कंफर्ट है। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा थोड़ा इनमें प्रॉफिट बुक कीजिए और एसआरएफ लीजिए। एसआरएफ आज आप यूफ्लेक्स वगैरह में बाइंग देख रहे हैं। एसआरएफ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन बीपीओटी, विच इज द जो आपकी पैकेजिंग बनाती है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन नायलॉन कॉर्ड, और उसके अलावा फ्लोरोकेमिकल में इट्स नंबर 1। तो वो एक परफेक्ट मिक्स है जो यहाँ से मुझे 2700 का भाव दिखता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 2700 एसआरएफ इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए, ये सारी पिक्स हमें बताने के लिए। कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात, तो इन सारी ट्रेडिंग पिक्स को, इनके टारगेट्स को याद रखें आप। लेकिन इस बीच एक खबर बजाज हिंदुस्तान पर अंकुर लेकर आया हमारे लिए। बजाज हिंदुस्तान को लेकर क्या बड़ी खबर है, एक बार अंकुर मिश्रा से समझते हैं। यहाँ करीब 1 साल से ज्यादा इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्शन जो फाइल की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, अब सोर्स हमें यही बता रहे हैं कि फाइनली ये जो पिटीशन है वो विड्रॉ हो सकती है। ये बजाज हिंदुस्तान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जून तिमाही में लगभग सभी लेंडर्स ने बजाज हिंदुस्तान शुगर्स को एनपीए घोषित किया था। और ये क्यों घोषित किया था? क्योंकि उन्होंने रिपीटेड पेमेंट्स में यहाँ पर डिफॉल्ट हुआ था। एक बार जो ये एनपीए टैग हो गया, उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो फाइनली इनको इलाहाबाद एनसीएलटी में ड्रैग करेंगे इंसॉल्वेंसी के लिए, और तब से ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अब हमें ये पता चला है कि 12 अक्टूबर को एक पेमेंट हुआ है, लेकिन ये पेमेंट में क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन है ये हमें नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 हफ्ते के भीतर इंसॉल्वेंसी पिटीशन से बाहर करने के लिए, मतलब इंसॉल्वेंसी से निकालने के लिए एक पिटीशन मूव कर सकता है। और फाइनली इस पे जो मोहर आएगी वो इलाहाबाद एनसीएलटी से आएगी। कोर्ट ही डिसाइड करता है कि वो बाहर होगी कंपनी या नहीं, और उसके लिए जो सुनवाई है वो 25 अक्टूबर को है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो निश्चित तौर पर बजाज हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी राहत, 26 रुपए के आसपास का भाव है, और दिवालिया वाली याचिका एसबीआई वापस लेगा, निश्चित तौर पर एक बड़े राहत की खबर है। लगातार डिफॉल्ट होने के चलते जून में कंपनी एनपीए घोषित हुई थी, और डिफॉल्ट के बाद एसबीआई मामले को एनसीएलटी लेके गया था। लेकिन यहां पर एक बढ़िया चीज आ रही है कि बजाज हिंदुस्तान ने सभी का सभी बकाया चुका दिया है, और एसबीआई ने अब डिसीजन ये लिया है कि दिवालिया की याचिका वापस लेगी। 12 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन ये बकाया सभी चुकाया है बजाज हिंदुस्तान ने, और उसके बाद ये आज एक बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर अंकुर आपको बताते हुए डिम्पी के पास चलेंगे। मार्केट ओपन होने वाला है, 2 मिनट के आसपास समय है। पूरी समरी डिम्पी के साथ। बिल्कुल,
2 मिनट बाद बाजार ओपन हो जाएगा, लेकिन C8 सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। मैं कोई बात नहीं कर रहा HDFC वगैरह की, पहले C8 का जरा भाव दिखाइएगा। 10% ऊपर। आपको, मेरे को तो याद भी नहीं होगा कि C8 कब 10% ऊपर गया। इसको कहते हैं अर्निंग्स की पावर। ये होती है अर्निंग्स की पावर जो C8 आज आपको प्रूव करके दिखा रहा है कि आप मेरे को डाउनग्रेड कर रहे थे, मैं आपको 10% गैप के साथ खोल रहा हूँ अपनी अर्निंग्स के साथ ही। तो ये एक बेहतरीन कॉल एक C8 के अंदर आपको आज शुरुआत में बनते हुए दिखेगी। आप इसको जरा चेक कर लीजिएगा क्योंकि गैप बड़ा है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सौदा देख दाख के पंच करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा KEC इंटरनेशनल ऑर्डर मिला 5%, ये ऊपर खुलेगा। MMTC मोमेंटम रुक ही नहीं रहा है, आज भी 4% गैप के साथ खुलने वाला है। डाटा पैटर्न्स पे खबर आई है, गैप के साथ खुलेगा 3% ऊपर। ये सारे वो मोमेंटम वाले शेयर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जहां पे खुलने के बाद भी आपको आपका काम बनता जाएगा। एक शेयर मेरी लिस्ट में आज शुरुआत में आ गया है, वो है जमुना ऑटो। ये ऐसे आता नहीं है, आज शुरुआत में है 2-2.5%। इसको जरूर हम वॉच करेंगे मार्केट के खुलते ही। अब मैं कुछ बड़े शेयर्स की तरफ आपकी नजर डलवाना चाहता हूं जहां पर आज मार्केट को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी कि इंडाइसिस के हिसाब से। HDFC बैंक 26 रुपए ऊपर, सीधा 26 रुपए गैप के साथ खुलेगा। क्या बहुत एग्रेशन आएगा? मेरे को थोड़ा सा कम लगता है कि एग्रेशन बहुत आएगा, बट हाँ ये इतनी हेल्प जरूर करेगा कि मार्केट को रेजिस्टेंस के लेवल पे लाके खड़ा कर देगा 850। उसको हो सकता है पार भी एक बार करवा दे, लेकिन इसका रोल आज सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। इसके अलावा ग्रासिम, अदानी एंटरप्राइजेस, डिविस लैब जैसे शेयर्स हैं जहां पे परसेंटेज 1-1 का ऊपर है, यानी कि 1-1% के वो गैप के साथ आपको खुलते दिख रहे हैं। टाटा स्टील थोड़ी देर पहले आपको भसीन साहब भी बता के गए हैं, वो भी आज आधे से 0.25% ऊपर है। जो कमजोर हैं वो थोड़े ऐसे शेयर हैं जहाँ पे जिसे कहते हैं मार्केट के डिफेंसिव है, वो है डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये थोड़े डिफेंसिव शेयर्स हैं। एडवांस डिक्लाइन के साथ आज मार्केट की ओपनिंग हो रही है। मंगलवार का दिन मंगल में हो मार्केट के लिए 1400 शेयर्स के साथ एडवांसेस दिख रहा है और आज मार्केट ने जो पहला टिक दिखाया सीधा 100 पॉइंट ऊपर और मार्केट 19,850 के बेहद करीब है। सिर्फ 10 मिनट वेट करनी है और कुछ बड़े शेयर्स की लीडरशिप चाहिए। एक बार 850 पार हो गया, भर भर के मौके मिलेंगे शॉर्ट कवरिंग के। और ये हफ्ता आप याद रखेंगे कि शुक्रवार आते आते तक हो सकता है 20,000 की तरफ भी पहुंच जाएं। सेंसेक्स भी 300 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास। ये बहुत क्रिटिकल लेवल पे है। ये दोनों ही लेवल्स बहुत क्रिटिकल हैं, 44,500 और 850 पार होने पर आपको काफी दम दिखेगा। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज के तेजी वाले शेयर्स। ग्रासिम 2% ऊपर, HDFC 1% ऊपर। ये इतना ही रहेगा HDFC। मेरे को नहीं लगता भी जल्दी आएगा, थोड़ा हाथ बदला हो जाए, हो सकता है ब्लॉक भी आपको लगते हुए दिख जाए नीचे HDFC पर। उसके बाद HDFC के अंदर मोमेंटम बाद में आएगा। अभी शुरुआत में 1 से 1.5% के कैप पे रहेगा। बजाज फिनसर्व भी आज ऊपर है, ये थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है, शायद हो सकता है बजाज फाइनेंस के नंबर आ जाए अच्छे। और बजाज फाइनेंस भी एक बार जरा दिखा दीजिएगा, वो करीब 0.5% ऊपर है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के शेयर्स भी आज एक्टिव हैं। अदानी एंटरप्राइजेस बकायदा आधे से 0.1% ऊपर है, जो कि निफ्टी टॉप 50 के अंदर आता है। 90 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 19,800 825 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। थोड़ा समय लगेगा इसको 850 पार करने में, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कल FIs माल बेच के गए हैं, इसलिए मेरा डर बरकरार है। आ जाता हूं मैं जरा नेक्स्ट 50 के अंदर, वहां क्या हो रहा है। कैनरा बैंक है वो आज 1% ऊपर है। PNB, जोमेटो, VBL ये ऊपर है। VBL में ना कल बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि वो अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे थोड़ा हट के वो सोलर पैनल्स के अंदर एक कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीद रहा है। ये शेयर आज फिर से आप नोटिस यहाँ पे कर सकते हैं। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस समय स्क्रीन कैसी हरी दिख रही है। और आज मार्केट का मोमेंटम काम है, एक तो गैप है और HDFC अच्छा है, तो मेरे को लग रहा है कि सब कुछ आपके लिए ठीक रहेगा। ग्रासिम से लेकर टाटा कंज्यूमर्स तक अगर आप देखेंगे ये सारे बड़े शेयर्स हैं और इन सब ने आज मार्केट का समा बांधा है। तो बाजार ने एक ठीक ठाक गैप पर सधी हुई शुरुआत की है और HDFC बैंक नतीजों के बाद 1% ऊपर है, लीडरशिप ले रहा है और उसके चलते हम निफ्टी में और निफ्टी बैंक दोनों में तेजी देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप का एक्शन जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टायर स्टॉक्स आज एक्शन में है। वो एक्शन हमने आपको बाजार खुलने से काफी पहले हाईलाइट करके बता भी दिया है कि कहां पर मौके बनेंगे। हमारे एक्सपर्ट ने अपोलो टायर का नाम लिया था, आज वायदा का ये टॉप गेनर है, 2.5% की तेजी यहां पर है। MRF उसके पीछे करीब 2.25% के आसपास तेजी। L&T फाइनेंस होल्डिंग, कैनफिन होम्स, तो NBFCs में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी आज बाइंग हमें देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी धीरे करके शेयर चल रहा है, रोज आपको ऐसा मूव मतलब नोटिस करने वाला मूव नहीं दिखेगा, लेकिन 1% 1.5% करते शेयर फिर से 100 रुपए के आसपास आपको मदरसन सुमी का जाता हुआ दिखेगा। 98 रुपीज के आसपास का भाव आज हम मदरसन सुमी के शेयर में देख रहे हैं। अगर कुछ बड़े एक्शन की बात करें तो C8 आपको स्टैंड आउट, 7% की तेजी, जबरदस्त नतीजे, मल्टीफोल्ड राइज मुनाफे में,
30 गुने का आपको हमने ये हाईलाइट करके बताया भी था। इसके अलावा खबरों के दम पर हम देख रहे हैं कि वाटिक वाबाग में तेजी है करीब 7% के आसपास की। एमएमटीसी जैसा कि हम रोज हाईलाइट, आज भी शुरुआत इसमें ठीक ठाक हुई है 5% की तेजी पर। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जो आपको नोटिस में रखना चाहिए अपने, वो है बॉम्बे डाइंग का, यहां पर तेजी है। KIOCL ये भी एक्सपर्ट्स हमारे सजेस्ट कर रहे थे आपको पिछले दिनों, और वहां पर भी आज हम ठीक ठाक मूव देख रहे हैं। तो एक बढ़िया शुरुआत 19,800 के ऊपर निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ। इस तेजी को कैसे राइड करनी है, मौके कहां पर बन रहे ओपनिंग ट्रेड में, ये प्रियंका जानेंगे एक्सपर्ट से। टायर स्टॉक्स की हमने बात की तो सीएट, एमआरएफ और जेके टायर, जो अभी थोड़ी देर पहले कपिल बता रहे थे, वहां पर भी मौका मिला है और अब खैर खुल के 8% तेज हो गया है। और कहां मौके दिख रहे हैं इस वक्त, शुरुआत करते हैं। चलिए जय, आप बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे, और रत्नेश भी हमारे साथ जुड़ गए। रत्नेश मॉर्निंग, आपके पास भी क्विकली आते हैं। जय, आपका ओपनिंग ट्रेड बताएं। तो मेरा ओपनिंग ट्रेड रत्न इंडिया पर रहेगा। आज के दिन में हम देखें तो अराउंड 2% का मूव आया ऑलरेडी है। 5 मिनट्स के एक चार्ट बार पर फिर भी से नाम बताएंगे जय, मिस हुआ आपका जो स्टॉक का नाम। रतन इंडिया, RTN इंडिया, या सो उसके ऊपर अभी 56.5 के अराउंड चल रहा है। 1.5% अपसाइड है। मुझे लग रहा है आज के दिन में अराउंड 57.5 टू 58 के जोन दिख सकते हैं। यहाँ से भी 2-3% का अपमूव दिख सकता है। और सुबह जो मैंने गैलेंट इस्पात दिया था वो 3.5% से 4% का अपमूव ओपनिंग ट्रेड पर दिया है, अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो ये दोनों स्टॉक ऑलरेडी अच्छे लिस्ट में और हाईलाइट हो सकते हैं आज के दिन के ट्रेड। ठीक है, ये तो दो आपके हुए स्टॉक्स। रत्नेश, आपके कौन से होंगे ओपनिंग ट्रेड? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों नमस्कार। मेरा जो ट्रेड रहेगा वो महाबैंक में रहेगा। महाबैंक में काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में आज के सत्र में काफी अच्छा का मूव दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ 47.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 52 रुपए तक के दिख जाएंगे। ठीक है, वैशाली, आपका ओपनिंग ट्रेड? तो मैं हीरो मोटो मेंटेन कर रही हूँ बाय के लिए। हीरो मोटो का बाय रहेगा 3150 के स्टॉप लॉस के साथ 3250 के टारगेट के लिए। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प। कपिल, जेके टायर में तो 8% की मूव आ गई, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें और कहीं और नजर है? जी, जेके टायर्स में जैसे कि ब्रॉडर व्यू पॉजिटिव था तो 8% ऊपर तो मोमेंटम है। मेरे हिसाब से इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के ही चलना चाहिए। अभी भी अपसाइड मोमेंटम और पूरे ऑटो सेक्टर्स चल रहे हैं। तो 320 थ्रू पे चल रहा है। 325 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसके साथ होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो ओपनिंग ट्रेड के यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो TV18 ब्रॉडकास्ट जो स्टॉक हम देख रहे हैं, तो मीडिया सेक्टर्स में थोड़ी बहुत पिछले के दिनों में हमें कुछ मोमेंटम देखने मिली थी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मूव कंटिन्यू है। 47.90 पे चल रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस 47 का ही बैठेगा। ₹1 का स्टॉप लॉस आएगा और ऊपर में कहां पे मुझे इसके 50 तक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो TV18 ब्रॉडकास्ट डन। तो TV18 ब्रॉडकास्ट आपकी तरफ से है। और आज मैं फिर से आपको ITI दिखाऊंगा। ITI 300 के पार हो गया है शेयर और आज भी वापस जोरदार मोमेंटम दिखा रहा है, 5% ऊपर है। क्या अगले 5% आपको और मिलने वाले हैं? जय, जरा चेक करके बताइएगा। पहले 5% मिस हुए हैं, अगले 5% मिस नहीं करेंगे अगर चलेगा तो। तो ITI डेफिनेटली अच्छे मूड में। आज के दिन में भी हम देखें तो 30 मिनट्स के चार्ट में भी ये अपसाइड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अराउंड 330 के अराउंड ये स्टॉक जा सकता है अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो। मुझे याद है डिम्पी जी, ये 164 के वहां से हम ट्रैक कर रहे थे, तो काफी अभी मूव काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। 330 आज के दिन में या इवन 1-2 सेशन में डेफिनेटली दिख सकता है। ये स्टॉक में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर किसी को ट्रेड करना हो तो कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली करना चाहिए, वरना ये स्टॉक को टच नहीं करना चाहिए। मूव वाइल नीचे साइड में भी आ सकता है सेम टू सेम। तो स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं अभी के लिए। विशाली, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों अच्छे से चल रहे हैं। आज दोनों ने लीडरशिप लिया, बाकायदा 1-1.5% ऊपर आ चुके हैं। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो बता देना। अगर आपको लग रहा है नहीं ऑप्शंस मत लो, सीधा ही शेयर पकड़ लो, तो मैं कैश में भी ले सकता हूं। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में से जो भी ठीक लग रहा हो आपको। इसके नंबर है बजाज फाइनेंस के आज। मैं नॉर्मली ऑप्शंस के ट्रेड्स नहीं देती हूँ, बट यस मेरा पोजिशनल ट्रेड मैं जरूर रेकमेंड करूंगी बजाज फाइनेंस में। 7800 के सपोर्ट के साथ हर एक डिप में खरीदा जा सकता है। प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहे हैं 8700 के लेवल्स, सो इसमें भी पॉजिटिव व्यू है। एंड ऑल्सो बजाज फिनसर्व, बिकॉज बजाज फिनसर्व वाज लैगिंग बिहाइंड और अब इसमें भी एक व्यू बन रहा है पॉजिटिव। सो 1668 का भाव फिलहाल चल रहा है।
आई वुड से दैट 1550 के सपोर्ट के साथ ये टारगेट पोजिशनल टारगेट रहेगा जरूर 1800 के टारगेट के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। वैशाली, मैं आपका फिर से थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर्स देते हैं। और मैं आज जब सुबह आप IDFC फर्स्ट दे रहे थे ना, तो मेरे मन में ये हो रहा था कि मैं खुलते ही एक बार आपसे ज़रूर पूछूंगा, मेरे को मौका नहीं लग पाया। लेकिन अभी आप देखिए IDFC फर्स्ट आपका स्पीड पकड़ रहा है, और मैं बिना किसी ये बताए हुए कि कोई दूसरे चैनल्स भी अब आप IDFC फर्स्ट पे अब कॉल दे रहे हैं, और आपने अपने इंटेलिजेंस से पहले कॉल दे दिया था। तो आई होप कि आप इसी तरह से अच्छे कॉल्स हमको और भी प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। IDFC के लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपकी अच्छी से ट्रेड चलता हुआ दिख रहा है। 98 का भाव है, पोजिशनल इसको रखिएगा। ये काम का शेयर आपको विशाली पारिक ने दिया 88 के स्टॉप लॉस के साथ। अभिषेक, 98 दो शेयर कपिल आप जरा चेक कीजिए, और दोनों के भाव सेम है, तेजी भी ऑलमोस्ट सेम है। 29 रुपए के भाव पर है सुजलॉन और HCC। बहुत चर्चा होती नहीं है, लेकिन रफ्तार हम धीरे धीरे देख रहे हैं। आपको लगता है कि इनमें मौके बन सकते हैं? सुजलॉन में और HCC में क्या करना, लेना है या फिर छोड़ दें? इनफैक्ट अभिषेक ऐसे स्टॉक है जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है अभी। तो 29 के लेवल के यहाँ पे ऑलमोस्ट पार हो गया है स्टॉक की प्राइसेस की मोमेंटम। हम काफी स्टॉक पॉजिटिव में ही है, स्टॉक में थोड़ा सा पॉज आके फिर से मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी अपसाइड पोजीशन मोमेंटम हो सकती है, और पोजिशनली हम इस स्टॉक को होल्ड करें तो मुझे इसके 35 के लेवल सुजलॉन में दिखने मिल रहे हैं, तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो स्टॉक है HCC का, तो HCC का स्टॉक है वो 30 रुपए के लेवल के यहाँ पे एक माइल्ड हर्डल लेवल आ गया है। पिछले 3 महीनों से 30 का लेवल वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसमें थोड़ा सा वेट करूंगा। 30 का लेवल एक बार निकल जाए तो उसके बाद में फिर से फ्रेश पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकती है। और इसका नेक्स्ट लेग जो मैं ऊपर में देख रहा हूँ 30 के बाद में, तो कहां ना कहां पे उसका भी 35 लेवल के अराउंड ही मुझे आते हुए देखने मिल रहा है। तो HCC थोड़ा सा कंडीशनल है, सुजलॉन करंट मार्केट प्राइस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। HCC पर, सुजलॉन पर ये व्यू। बाजार हम देखने की थोड़ा सा हम देखने की 19,800 के आसपास टिकने की कोशिश करा। HDFC बैंक ने हल्की से गेंस गंवाई है, 1.5% ऊपर खोला था, लेकिन अब 1% के आसपास की तेजी है। लीडरशिप आ रही है बजाज फिनसर्व से, बजाज फाइनेंस से। लेकिन टायर में गजब की तेजी है। जेके टायर हमने आपको बताया, अपोलो टायर हमने आपको बताया, सीट नतीजों के दम पर यह शेयर चल रहा है। यहां तक कि अगर आप MRF को, गुडियर को, जो भी शेयर उठा के देख लीजिए, हर तरफ तेजी है। रत्नेश जी, कहीं मौका मिस तो नहीं हो रहा है टायर में? ये 2-3 शेयर जो हमने बता दिए हैं, इसके अलावा कहीं आपको तेजी दिख रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने शेयरों का जिक्र करा उसी में ही मेरे ख्याल से अगर जेके टायर जैसा हमारे पैनलिस्ट ने मॉर्निंग में दिया था, अगर मेरी राय उसमें उनके साथ में रहेगी। अभी भी मुझे ऐसा लगता है इसमें एक ब्रेक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें काफी तेजी इसमें अभी बन सकती है। 360-70 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना चाहिए जेके टायर को। शाली जी, जरा आप चेक कीजिए डेल्टा कॉर्प को। नेगेटिव थोड़े से इसके खबरें थी। शेयर कल हम देख रहे थे कि गिरावट का शिकार हो रहा था। कुछ बड़े निवेशक इसमें से निकले हैं कंपनी में से। इसको जय आप ही चेक कीजिए, बताइए क्या आप व्यू देंगे? 1.5% ऊपर है, क्या इससे अगर उछाल मिले ठीक ठाक तो निकलने की कोशिश कीजिए। जय, ये सवाल आपसे। पर मुझे लग रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, ना कि स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज न्यूज कुछ भी आ सकती है। यहाँ पर GST का भी फाइट चल रहा है, तो लेट्स सी के, पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक अभी के लिए अच्छा चल रहा है। सो आज के लिए किसी को लेना हो तो डेफिनेटली ले सकते हैं। 134 पहला टारगेट यहाँ से दिख रहा है, जो 15 मिनट की कैंडल में 200 डे मूविंग एवरेज का वहां पर प्लेसमेंट हुआ है। तो 134 का पहला टारगेट यहाँ से दिख रहा है 130 के रेंज से। सो वहां पर बाय करना हो तो इंट्राडे के लिए बाय करिए, बट आई गेस स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक पर कोई भी न्यूज आ सकती है तो इसके कारण लॉस ज्यादा फेस हो सकता है। तो आई वुड प्रेफर दिस स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तो स्लोली स्टेडीली इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स क्योंकि फाइनेंस काउंटर्स में भी अच्छी मूव है, बैंक्स, फाइनेंस, सारे स्पेसेस में अच्छी मूव है। और जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आए थे, बजाज फाइनेंस के बेस्ट AUM 33% का AUM ग्रोथ, हाईएस्ट एवर कस्टमर एडिशन थी इस क्वार्टर में, और आप नंबर से पहले काफ़ी हद तक मूव देख चुके हैं। 10,000 तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में। ऐसा ही एक और स्टॉक कैनफिन होम्स, जिसके नंबर्स आ जाने हैं और इसका बिजनेस अपडेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। क्या मौका ढूंढना चाहिए नंबर्स से पहले कैनफिन होम्स को ले जाने का? कपिल, आप बताएं।
आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और फिलहाल के टाइम में एलआई मींस हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में देखने मिला हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आज के दिन में फिर से इसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है, स्टॉक में एक पॉजिटिव रिज्यूम मुझे देखने मिलेगा, लेकिन ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं, लेकिन 752 के लेवल पे अभी चल रहा है, तो 772 का एक अपसाइड मोमेंटम शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। कुछ और स्टॉक जो कि क्योंकि फाइनेंस काउंटर सारी अच्छे हैं, एल&टी फाइनेंस वहां पर भी स्ट्रांग मूव है। एक स्टॉक और जिसमें अच्छा ओपन इंटरेस्ट अब भी दिख रहा है, पॉलीकैब जो लगातार चल रहा है, आज भी इसमें मूव है। क्या आप भी इसे राइड करें पॉलीकैब को जो इसमें बने हुए हैं, क्योंकि भले ही हल्की मूव हो लेकिन लगातार सस्टेन्ड मूव है इसमें रत्नेश? पॉलीकैब में बिल्कुल कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, किसी भी तरह की चार्ट में कमजोरी नहीं है, तो अगर बिल्कुल किसी के पास में है तो उसको बिल्कुल राइट करना चाहिए। इस तरह के स्टॉक को जल्दी निकलना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 5350 का स्टॉप लॉस से इस तेजी को बिल्कुल मजे लेना चाहिए 5600 रुपए तक के लिए मेरे हिसाब से। वाह, बिल्कुल मजे लेने चाहिए इसके अंदर, तो शेयर के अंदर खूब बढ़िया से अच्छे से चल रहा है रत्नेश जी, बिल्कुल फिट, आपने सही बात बताई। अच्छा, आईटीआई की भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, आईटीआई के हम बारे में बात कर रहे थे, तो ये मैं पूछ रहा था कि 5% तो हमसे मिस हुए हैं जय, लेकिन अगले 5% की हम तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने वो सही ट्रेड दिया। वो शेयर अब आप देखो करीब 8.5 से 9%, 8% ऊपर आ चुका है, तो 5-5.5% पे लिया, 3% आ गए, 2% और रुक जाओ, आज आपका काम हो जाएगा 5% वाला। एक शेयर से 5% मिल जाए कम थोड़ी होता है, वो भी आईटीआई जैसे शेयर से मिल जाए जहाँ पे मोमेंटम पहले से स्पीड से बना हुआ है। आपको ध्यान होगा 2 शेयर हमने आपके सामने कुछ दिन पहले रखे थे जब सुज़लोन और एसएससी कंप्लीट हो गए थे। वो शेयर थे एसबीसी एक्सपोर्ट्स और दूसरा शेयर रखा था सुबेक्स। हमने आपके सामने ये भी रखे थे कि दोनों शेयर्स पे आप ध्यान रखना, ये दोनों शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं और बढ़िया मोमेंटम आपको दिखाएंगे। इन दोनों का नाम एस से शुरू हो रहा था, एसबीसी और सुबेक्स, और ये दोनों 50 रुपये से नीचे के शेयर्स थे। उसमें से एसबीसी एक्सपोर्ट्स ने लीड ले ली है। अब आप देखो आज ये 4% ऊपर है। आप इन दोनों का एक काम कर सकते हैं, मेरे को ध्यान है करीब मैंने 15 दिन पहले इन दोनों शेयर्स को नोटिस कराया था, आप इसके ना मंथली चार्ट दिखा दो, 15 दिन आ जाएंगे इसके अंदर। तो एसबीसी ने थोड़ी स्पीड पकड़ी हुई है और सुबेक्स अभी पकड़ेगा। ये आप देखिए मंथली में 36% का रिटर्न है, 7 रुपये चला। ऐसे आप सुबेक्स का भी कर दीजिए, ये अभी पकड़ेगा, सुबेक्स पकड़ेगा, एसबीसी पकड़ चुका है। जय, ये काम आपको करना है। एसबीसी मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहला टारगेट 32, दूसरा 40 तक जरूर आना चाहिए। एक बार आप इसको चेक कर लो और फिर सुबेक्स के बारे में भी बता देना। ये स्टॉक, दोनों स्टॉक मंथली चार्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और जो मंथली चार्ट पर हम एवरेज देखें 200 दिन की मूविंग एवरेज को, वो इजीली पार करके कल के दिन में चला हुआ है। तो यहाँ से डेफिनेटली मुझे, आपने 32 बोला, मुझे 40 तक के भी टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो पहला जैसे आपने बताया 32 से आई गेस 35 तक के टारगेट के लिए हम ये स्टॉक को डेफिनेटली पहले के लिए ट्रेड कर सकते हैं पहली वेव में। और सुबेक्स की बात करें तो सुबेक्स में भी काफी आई नो कि आपने बहुत टाइम पहले ये स्टॉक रिकमेंड किया था और हाईलाइट भी किया था, और मंथली चार्ट पर यहाँ पर हम देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज के अराउंड कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है, सस्टेन भी कर रहा है वो लेवल्स। तो 32.80 के ऊपर डेफिनेटली बाय, अभी ये पॉइंट से भी बाय करें तो इजीली ये स्टॉक को हम 3-4 महीने के अंदर आई गेस 42 के अराउंड ये स्टॉक को जाते हुए देख सकेंगे। तो यहाँ से भी बड़ा अपमूव आ सकता है और डेफिनेटली ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। निचले साइड पर कुछ नहीं आ रहा है, ऊपर के साइड में मोमेंटम बन रहा है और वॉल्यूम के साथ बन रहा है। तो सुबेक्स और एसबीसी दोनों पर मुझे ट्रेड अच्छा हुआ बनता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा टाइम देना चाहिए। स्लो एंड स्टेडीली ये बढ़ेंगे, अराउंड 5-6 महीने का टाइम दे तो 30 से 40% का अपमूव डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकेंगे। ठीक है, सुबेक्स में भी खरीदारी की सलाह, तो 28-30 रुपए वाले शेयर हैं, हम आपके लिए वो भी हाईलाइट करते हैं। लेकिन जो बड़े रत्न हैं बाजार के, वो आपसे छूटेंगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। आज से इसीलिए हमने एक खास सेगमेंट भी शुरू किया है, नवरत्न शेयर। और अगर आपने नवरत्न शेयरों को ही सुना, उन पर ही अगर ट्रेड लिया, हमारे एक्सपर्ट को सुना, तो आपका काम बन जाएगा। शरद ने खास तौर से आज आपको 2 शेयर बताए थे, अगर आप ध्यान दें तो सीएट जबरदस्त तेजी 7-8% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और दूसरा शेयर है डेटा पैटर्न्स का, जिसने कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ एक अग्रीमेंट किया है, और ये शेयर भी करीब 4-5% के आसपास की मूव्स दे रहा है। तो नवरत्न शेयर यानी कि आपके लिए कह सकते हैं कि बाजार में कमाई की गारंटी है, और ये गारंटी है बाजार खुलने के पहले आपको दे देते हैं। और
क्या कमाल की तेजी इन दोनों शेयरों में हो रही है। डेटा पैटर्न्स पर एक जरा ना व्यू ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं। 4% ऊपर है, क्या यहां से और तेजी बन सकती है? जरा कपिल बताइए, क्या व्यू है आपका डेटा पैटर्न्स पर? का ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं तो काफी पॉजिटिव भी रहा हुआ है। पिछले 2 महीने से थोड़ी सी मशक्कत आ रही है, थोड़ी सा एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग तो साइडवेज करेक्शन से तो हो रहा है, लेकिन इस साइडवेज के पैच के करेक्शन के चलते हुए स्टॉक प्राइस ने डेली चार्ट पे अपने जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल थे 19,075 के, वहां पे अपना सेकंड टाइम बॉटम बनाया हुआ है। वहां पे वो 100 डेज की मूविंग एवरेज भी कोइंसाइड कर रही है और आज के दिन में हमें एक अपसाइड मोमेंटम भी देखने मिल रहा है। आरएसआई के तहत स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आनी चाहिए। फिलहाल 2095 के लेवल चल रहे हैं, 2130 का इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां तक तो मुझे अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। लेकिन 1235 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे फ्रेश अपसाइड मोमेंटम आने के आसार बन रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आज ना मार्केट के अंदर थोड़ी ना आपको फीलिंग अलग सी आ रही होगी। एक तो गैप मिला, पहली खुशी। HDFC जो परेशान कर रहा था, नंबर्स इन लाइन लेके आया, दूसरी खुशी। तीसरी खुशी, नवरत्न शेयर आपको आज हमने बताना शुरू कर दिए, उसके इम्पैक्ट आपकी स्पीड पे आपको दिख रहे होंगे। चौथी खुशी कि मार्केट के अंदर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली अभी भी बरकरार है। कुछ कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो आज भी 15-15, 20-20% चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, वो मैं ये सारी खुशियाँ इसलिए बता रहा था, ये लेवल्स किससे जुड़ी हुई हैं। एक बार आप जरा निफ्टी का लेवल्स दिखा दीजिए। मार्केट ने जहाँ ओपन किया वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं दे रहा है। मैं आपको एडवांस डिक्लाइन भी दिखाऊंगा और विक्स भी दिखाऊंगा। ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि जब तक मार्केट के अंदर ये बरकरार है ना, तो कोई खास बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, मार्केट क्षणे क्षणे चलेगा। ये एक बार 850 पार होगा ना, मेरे कन्विक्शन का लेवल हाई होगा। आप आज देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन 152 शेयर्स एडवांसेस के अंदर हैं। ये जो गैप मिला ना, ये एडवांसेस के अंदर नोटिस हो रहा है और ये बरकरार है। और NSE BSE के अंदर भी आज जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज प्रॉफिट बुकिंग करने में या फिर बाजार को नीचे लेके आने में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बाजार यहाँ से क्या और चलेगा, उसको लेके मेरा इसलिए डाउट है क्योंकि FIs पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि अगर जिस दिन FIs आ जाएगा ना, उस दिन 850-800 आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। ये इंडिया विक्स है 3.5% डेज लो पे। ये फेयर इंडेक्स है जो कि इस समय लो पे खड़ा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि फेयर इंडेक्स लो पे खड़े होकर आपको 850 वाली रेंज से पार करवा देगा। अभी आप सुबह से टायर स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक शेयर कई दिनों से तरस रहा था 2600-2620 को पार करने का, उसका नाम है BKT, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जय, आप अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे प्रॉब्लम क्या थी ट्रेडर्स के साथ कि ये शेयर आता था 2600 दिखा के फिर गुम हो जाता था, आता था फिर गुम हो जाता था। अब की बार इसने स्पीड पकड़ी है, तो अब की बार मेरे को लगता है कि 2700-2800 ज़रूर आएगा सीरीज के एंड तक। आपकी राय चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको आया ब्रेकआउट किया हुआ है। पिछला अराउंड 2021 का सितंबर महीने का ये स्टॉक देखे तो अराउंड वो लेवल वापस से आ सकता है जो 2720-2730 के अराउंड है। तो यहाँ से भी 100 पॉइंट की मूव मुझे दिख रही है। ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग है, 2 साल का ब्रेकआउट है, तो काफी मुशक्कत के बाद ये स्टॉक आया था। तो डेफिनेटली ब्रेकआउट ये सस्टेन करेगा। 2730 का पहला पड़ाव रहेगा, वो पार करने के बाद हम नया आपको आते हुए देख सकेंगे। बट पहला 2730 तक तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। वो लेवल को पार हो जाएगा फिर अच्छा एक अपमूव ऑल टाइम हाई के लेवल्स पर आएगा। सो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वुड बी बाय एट दिस लेवल। 100 रुपए का अपमूव यहाँ से भी हम आते हुए देख सकेंगे। BKT टायर दौड़ रहे हैं, क्या कमाल की दौड़ लगा रहे हैं। और अब BKT हमारे एक्सपर्ट का डायर पर आ गया, यहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं। लेकिन फर्टिलाइजर, केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, उस लिस्ट में एक और शेयर को जोड़ लीजिए, उसका नाम है हेरम इंडस्ट्रीज। हेरम गणेश जी का नाम है और नवरात्र चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये भी फ्लेवर में आज आ गया। 8% की हालांकि इसमें तेजी है, लेकिन ये शेयर ऊपरी स्तरों से काफी टूटते टूटते नीचे आया था, फिर सपोर्ट लेकर अब चल रहा है। ये क्या करना है इसमें रत्नेश? हेरम्बा इंडस्ट्रीज में आपको लगता है कि तेजी और बढ़ सकती है? हरनबा इंडस्ट्री देखे तो एक अभी चार्ट पे बहुत ज्यादा इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा था। अभी बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं बना, टेक्निकल बाउंस है। तो मेरे हिसाब से एक की एवरेज इसके ऊपर यूरो आज ये निकला है, तो किसी ने ले रखा है एकदम नीचे के लेवल पे, तो यहाँ पे जरूर मुनाफा बांधना चाहिए क्योंकि इसमें जो ब्रेकआउट आएगा वो 400 रुपए के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा।
तो एक बार यहाँ पे जरूर मुनाफा बांध देना चाहिए, फिर 400 रुपए के ऊपर वापस इसको हम कर सकते हैं और वापस एक नई एंट्री वहां पे फ्रेश बना सकते हैं। कल भी हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें रिटेल ब्रांडेड रिटेल काउंटर्स थे। आदित्य बिरला जैसे काउंटर था, हालांकि ये बात जब मितेश बता रहे थे उनसे पूछा भी था कि ये रेंज में बहुत रहता है, लेकिन कल भी मूव थी और आज भी इसमें लगभग 2.5% की मूव है। दूसरे कुछ और काउंटर्स में जुबिलेंट फूडवर्क भी मिड कैप में ऊपर आया है और इनफैक्ट दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स भी पीछे कुछ मिनटों में मिड कैप स्पेस में ऊपर नजर आए। लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क आज लगभग 0.5% की तेजी है और ये इसमें बहुत हद तक ट्रिगर हो चुका था। पहले एक मूव आई थी, बहुत बड़ी मूव नहीं आई बिकॉज ऑफ द क्रिकेट फीवर और जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, थोड़ी मूव आई और उसके बाद ब्रीदर आ गया बड़ा। क्या फिर से अब ये शुरू हुआ है चलना, रत्नेश? जुबिलेंट फूड का अगर चार्ट देखेंगे तो इसमें काफी बड़ा कंसोलिडेशन हमको नीचे के स्तर पर दिखाई दे रहा है। फॉलिंग वेज का पैटर्न बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। ब्रेकआउट इसमें आएगा 570 रुपए के ऊपर में, तो हालांकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में भी, तो बिल्कुल इसमें 520 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेड ले सकते हैं 565 रुपए तक के टारगेट के लिए। और फिर 570 रुपए का उसमें फॉलिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा, उसके बाद में फिर बड़ी तेजी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरे कुछ और काउंटर्स भी देखते हैं। एक साइड इंडस्ट्री जैसे काउंटर्स में भी आपको 1.5% की मूव दिख रही है। स्मॉल कैप के कुछ काउंटर्स देख रही हूँ मैं कि 15 मिनट में, पिछले 15 मिनट में कहाँ मूव आई है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में कल भी मूव थी, यहाँ पर एक न्यूज़ का ट्रिगर था और आज भी आप देखें तो लगभग 1-1.5% की मूव यहाँ देखने को मिली है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स क्या रडार पर रखना चाहिए इस वक्त? ये भी बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद अब चलना शुरू हुआ है। जय, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो आज के दिन में भी अच्छा मूव दिखाया, वो मोर देन 1%, बट अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव लग रहा है 15 मिनट्स के चार्ट के लिए। सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए। इससे कंपेयर में हेवेल्स मुझे अच्छा लग रहा है। अगर सेम टू सेम कैटेगरी की बात करें तो हेवेल्स में काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है, तो हेवेल्स वुड बी अ बाय एट दिस लेवल, बट बजाज इलेक्ट्रिकल्स को अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता मुझे। इंटरेस्टिंग है। बस एक चीज़ के मैं आपको नोटिस आज ज़रूर करवाना चाहूँगा, वो इंडाइसिस की से। आप बोलेंगे हम तो इंडाइसिस पे काम ही नहीं करते, हम तो शेयर्स में काम करते हैं। बॉस, आप शेयर्स में तो काम करते हो, लेकिन मोमेंटम आपको इंडाइसिस की हेल्प से ही मिलेगा। बाज़ार में रौनक आएगी तभी सब कुछ होगा। आज का हाई आपको मालूम है, आज का निफ्टी का हाई क्या है? वो है 19850, मतलब 49 समथिंग है। 850 ही हाई है और यही इसका रेजिस्टेंस है। बस मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगले 2-2.5 घंटे के लिए बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग ना आए। ये अगर 850 के इर्द गिर्द भी रहता है ना, तो आज का मार्केट का दिन अच्छा होगा, साबित अच्छा होगा। और बहुत सारे BTST भी आपको क्लोजिंग पे मिलेंगे। और अगर 12 बजे से पहले, ये मैं वो थोड़ा वार्निंग भी दे रहा हूँ और आपको थोड़ा वैसे बता भी रहा हूँ, 12 बजे से पहले मार्केट अगर वापस से 800 के नीचे जाके और खिसकता है ना नीचे की तरफ में, तो फिर इसके जो चांसेस हैं 850 के पार करने के, वो थोड़े कम हो जाएंगे। मार्केट को जो जोश दिखाना है ना, फर्स्ट राउंड का जोश मार्केट दिखा चुका है। सेकंड राउंड के जोश के लिए मार्केट को 850 बॉस चाहिए ही चाहिए, या फिर दिखा के रखो आप। ये तो बहुत ही ज़रूरी वाला मैटर है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ, शेयर्स का चुनाव कर लेते हैं वापस से फिर से। आज इस शेयर के नाम पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, बट मेरी शीट में उसके अंदर पोजीशंस लॉन्ग बन रही है। वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। एक बार कपिल, आप इस शेयर को चेक करेंगे, ABFRL। जी, ABFRL काफी टाइम से कंसोलिडेशन पैच में ही चल रहा है और जो मैं इसका लास्ट की पिक देख रहा हूँ वो कहाँ पे 235 के लेवल के यहाँ पे ही आ रहे हैं। 235 के लेवल के यहाँ पे इसके मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस भी है। स्टॉक अपने ब्रेकआउट के आरे पे है, लेकिन मैं फिर भी एक बार कंफर्मेशन लेना चाहूंगा कि स्टॉक 235 के ऊपर सस्टेन हो। तो स्टॉक 235 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद में मेरा इसका लिए पॉजिटिव व्यू आ जाएगा। उसके बाद में इमीडिएट हर्डल स्टॉक के लिए 248 हो सकता है और 263 हो सकता है, लेकिन ये सारे लेवल्स पॉसिबल 235 के ऊपर ही बनेंगे। ठीक है, डन। एक शेयर और है, ऐसा नहीं है कि बाज़ार के अंदर सारे ही शेयर ठीक हैं, कुछ कमज़ोर शेयर्स भी मैं आपको नोटिस कराता हूँ। जैसे कि UPL एक अटेम्प्ट लेता है लेकिन ये कमज़ोर हो रहा है, बार बार अटेम्प्ट लेता है, वीक हो जाता है। आज एक बार जरा UPL वापस से दिखाएं तो। रत्नेश जी, एक बार जरा इस शेयर को चेक करना। बाज़ार ने अपना रिदम मेंटेन रखा, बट UPL नहीं रख पा रहा है। कोई ट्रेड बनता है शॉर्ट का, पुट का? UPL बोल रहे नहीं पे कि UPL? UPL सर UPL तो हो गया सुबह ही।
वो तो पूछ लिया सर। यूपीएल यूपीएल में आपने सही बोला कि इसमें भी कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में है, तो पूरा एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, इसमें किसी भी तेजी का इसमें है नहीं। हालांकि शॉर्ट का ट्रेड भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे भी मोमेंटम नहीं आता है। इसमें 618 620 के आसपास सपोर्ट ले लेता है, तो और ऊपर में कहीं भी 636 637 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो एक ये रेंज है यहाँ पे, एक इंट्राडे के लिए किसी को 5-7 रुपए के लिए अगर ट्रेड लेना है तो जरूर यहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 636 रुपए का, और नीचे में जो टारगेट बन सकते हैं इंट्राडे के लिए वो 620 रुपए के बनेंगे। ठीक है। 620 का स्तर इसके लिए यूपीएल के लिए रत्नेश जी की तरफ से। एक शेयर जिसपे ना मैं कॉशन के लिहाज से सवाल लूंगा अपने एक्सपर्ट से, वो है फेज 3। लगातार हम तेजी देख रहे हैं और ये शेयर करीब करीब 350 रुपए के स्तर से लगातार चल रहा है, 550 रुपए के आसपास ये पहुंच गया है। आज भी इसमें उछाल है तकरीबन 12-13% आसपास का। इस पर जरा जय आप बताइए कि क्या करना चाहिए? जिसके पास है वो निकल जाएं, जिनको देख के लालच आ रहा है उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज सेम टू सेम आईटीआई का डुप्लीकेशन लग रहा है। ये स्टॉक काफी अपमूव स्ट्रॉन्ग आया, ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग था, वॉल्यूम के साथ ये मूव आया था। तो कॉशियसनेस मुझे टेंशन की बात ज्यादा नहीं लग रही, बट किसी को अगर 2-3 गुना प्रॉफिट हो गया तो डेफिनेटली पोजीशन थोड़ी हल्की कर लेनी चाहिए। इतना अपमूव ऑलरेडी आ चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स होना चाहिए। और किसी ने फ्रेश मूव लेने का सोचा है तो ले सकते हो, बट थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर ध्यान रख के चलना होगा। जैसे आईटीआई में मैंने बोला था, तो फेज 3 में भी डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। और किसी ने निचले लेवल से बाय किया हुआ था तो डेफिनेटली हल्का होने की ये अच्छी मौका भी है और करना भी चाहिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग। सो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, बट कॉशियसनेस के साथ ये स्टॉक को ट्रेड करना जरूरी। फेज 3 पर ये व्यू। पावर ग्रिड कपिल आप बताइए, पावर ग्रिड में क्या करें? छोटे छोटे मूव्स जो कि नोटिस नहीं होते हैं, लेकिन ये शेयर 195 से बढ़ के अब 205 रुपए के ऊपर ये निकल गया है। 207 रुपए का भाव है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। हमने देखा था कि जब इसमें बोनस आया था तो उसके बाद एडजस्ट हुआ था, फिर से ये 210 220 जिसमें कि ये समय बिताता था शेयर, काफी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पावर ग्रिड का आपको स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? तो बुलिश है, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है, उनका स्ट्रक्चर अंडरलाइन टोन काफी स्ट्रांग होता है। और ये स्ट्रांग अपसाइड मोमेंटम ऐसे यूफोरिया में नहीं बना हुआ है, एक ही झटके में नहीं बना हुआ है। स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम किया हुआ है, डाइजेस्ट किया हुआ है और फिर से अपसाइड मोमेंटम आ रहा है। तो आज का जो हमने ऑल टाइम हाई हम देख रहे हैं, तो पिछले 3 से 4 दिन का कंसोलिडेशन होकर आज फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम है। सेकंडली पावर सेक्टर का एक टेल विंड तो है ही, बुलिश कंटिन्यूएशन साइन भी है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें देखने मिल रहा है। सारी की सारी मूविंग एवरेज पॉजिटिव साइड में ही चल रही है। आरएसआई आपको ओवरसोल्ड में है, लेकिन वो आरएसआई का एक नेचर रहता है कि स्टॉक ट्रेंड में रहता है, तो वो काफी टाइम तक ओवरसोल्ड में रह सकता है। तो ओवरऑल मेरे लिए इस स्टॉक के लिए व्यू पॉजिटिव रहेगा। पोजिशनल स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 195 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, पावर ग्रिड ये स्टॉक्स तो अच्छे चल रहे हैं और इनमें मोमेंटम बना भी हुआ है, इनसे एग्जिट अभी करना ठीक भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्टॉक्स टेक्सटाइल के, अभी एक टेक्सटाइल का ही काउंटर था जो अभी अभिषेक भी बता रहे थे, ब्रांडेड फैशन, इन सब में मूव है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कैपिटल गुड के कुछ स्पेसेस हैं और भी जो ग्रेफाइट के, HEG ग्रेफाइट, इन्हें भी हम कल डिस्कस कर रहे थे। एडोर वेल्डिंग भी इसमें एक स्टॉक है जिसमें एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। ग्रेफाइट हुआ, HEG हुआ और एडोर वेल्डिंग, इसमें भी आज भी मूव है, कल भी एक बड़ी मूव थी। एडोर वेल्डिंग पे क्या टारगेट्स देखने चाहिए जय, अगर कोई यहाँ से भी एंटर करता है तो? कल क्लोजिंग सेशन में भी आपने बात की थी एडोर वेल्डिंग पर, और तभी भी स्टॉक काफी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा था। आज भी वो मूव कंटिन्यू होता हुआ भी दिख रहा है। सो 1218 का अगर वो ब्रेकआउट होगा ये भाव, तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है यहाँ से 1260 तक के मूव डेफिनेटली ये स्टॉक पर आ सकता है एडोर वेल्डिंग पर। तो होल्ड करना चाहिए किसी के पास है तो, और फ्रेश पोजीशन बनानी है तो भी अच्छा मौका है ये स्टॉक में बनाने के लिए। आरएसआई का भी सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ है, और कल का वॉल्यूम भी कैरी ऑन होता हुआ थोड़ा दिख रहा है। प्लस एमएससीडी की तरफ से भी काफी पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है। एवरी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, कंजेशन जोन के ऊपर है। सो कल भी ये बात डिस्कस की थी एडोर वेल्डिंग पर, तो कंजेशन जोन से बाहर निकल गया और आज भी वो मूव सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली अभी के लिए बाय करना चाहिए और 1260 के अराउंड तक के टारगेट के लिए 2-3 दिन के लिए ये स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए।
बिल्कुल हम इसलिए भी बार बार हाईलाइट करते हैं ताकि व्यूवर्स के लिए एंट्री के मौके बनते रहे, जिनसे मिस हुआ है और जो बने हुए हैं वो तो होल्ड करके रखे ही, ठीक है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो अभी हमें लार्ज कैप कंज्यूमर स्पेस में दिख रहे हैं, उसमें टाटा कंज्यूमर जो ऑलरेडी चल रहा है, क्या अब भी इसे राइड करना चाहिए? टाटा कंज्यूमर में कितनी और स्ट्रेंथ दिखती है अभी रत्नेश यहाँ से? टाटा कंज्यूमर तो काफी बड़ी स्ट्रेंथ मुझे यहाँ से दिखती है। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इसने ब्लैक बटन का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबा अपने एक मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट इसने दिया है। 2021 के बाद का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 4 डिजिट में दिखेगा, पर उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पर अगर अभी नियर टर्म का देखें तो 950 रुपए तक की इसमें तेजी मुझे दिखाई देती है। यहाँ पे 910 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इस तेजी को राइट करना चाहिए। ठीक है। टाटा कंज्यूमर आज निफ्टी का टॉप गेनर भी है शेयर, यहां पर आपको तेजी की उम्मीद करके चलनी चाहिए। लेकिन रिफाइनिंग स्टॉक्स जरा लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। एमआरपीएल लेकर आइए और चेन्नई पेट्रो लेकर आइए। ये दोनों शेयर चल रहे हैं। चेन्नई पेट्रो में तो कमाल की तेजी है, ये शेयर आपको 7-8% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और पिछले अगर आप 7-8 दिन में अगर देखेंगे, 7-8 सत्र में, तो तकरीबन ये 100 रुपए शेयर चल गया है। 450 रुपए के आसपास का भाव था, अब 650 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। और दरअसल एक खबर के साथ इसको हम क्लब करना चाहेंगे कि जीआरएम्स में हम कमी देख रहे हैं और वो नेगेटिव है। जीआरएम यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, एक बैरल कच्चा तेल को रिफाइन करने पर जो कंपनी के पास जो मार्जिन आता है वो कहते हैं जीआरएम। उसको हम देख रहे हैं कि $4 के आसपास आ गया है। 7 जुलाई के बाद का सबसे निचला स्तर है। और जिस तरह से चाइना से एक्सपोर्ट बढ़ा है रिफाइंड प्रोडक्ट्स का, रशिया ने कुछ ईज किए हैं सप्लाईज को, उसके चलते ये मार्जिन पर असर पड़ा है। लेकिन ये शेयर चल रही है, उलट चाल है। लेकिन टेक्निकल्स के अलग तर्क होते हैं, मोमेंटम अलग तरह से प्ले करती है, और वो चीज आज हम देख रहे हैं दोनों शेयरों में। चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल, इसमें रत्नेश जी कहीं अभी भी मौके हैं क्या? हालांकि एक तेजी हम देख रहे हैं, क्या यहां पर भी कहीं आपको लगता है कि एंट्री पॉइंट बन सकता है? पहले अगर चेन्नई पेट्रो का चार्ट देखें तो बिल्कुल इसमें हायर हाई फॉर्मेशन दिख रहा था, और इसमें कंसोलिडेशन के बाद में काफी अच्छा ब्रेकआउट किया, अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करा। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें अभी तेजी के मौके बनेंगे। नई तेजी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो किसी को अगर एंट्री लेना है तो थोड़ा सा होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। 540 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है चेन्नई पेट्रो में मिड टर्म में हमको 625 से 650 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख जाएंगे। वहीं अगर एमआरपीएल भी देखें, दूसरा तो एमआरपीएल में भी कंसोलिडेशन दिख रहा है। हालांकि चेन्नई पेट्रो आउट परफॉर्म कर रहा है एमआरपीएल को, तो एमआरपीएल में भी हालांकि अभी भी मिस कर गया है इस तेजी को, तो यहाँ पे भी फ्रेश एंट्री के बिल्कुल मौके 98 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यहाँ पे ऊपर में 120-125 के टारगेट दिखेंगे। एमआरपीएल पर, चेन्नई पेट्रो पर ये व्यू। लेकिन आज के बाजार में जो अच्छी चीज हम कहेंगे कि टायर शेयरों से ना नजर हट नहीं रही है। हमारे नवरत्न शेयर का पार्ट भी सीट था, दमदार नतीजा है। लेकिन और भी फैक्टर्स हैं। त्योहारों का मौसम चल रहा है, लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर टायर कंपनी को फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट डिमांड भी आएगी, सर्दियां नजदीक आ रही है। क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो ये जो कि क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल ये टायर कंपनी, तो ये भी एक फायदे की चीज है। सारे के सारे शेयर एमआरएफ 3-3.5% ऊपर है और भाव हो गया है 1,13,000 रुपए का। एक समय था जब मैं चर्चा करते थे कि 1 लाख एमआरएफ कब पहुंचेगा। एमआरएफ पहुंचा भी 1 लाख, और 1 लाख पहुंचने के बाद भी 13,000 रुपए की रैली शेयर दिखा चुका है। अगर आप अप्रैल से या फिर मार्च के निचले स्तर से अगर आप देखेंगे ना, तो ये शेयर एक तरफा 30,000 रुपए चला है एमआरएफ। यकीन नहीं होता। कई बार क्या है ना कि चूंकि हैवी वेट है, बड़े साइज का, बड़े भाव वाला शेयर है, तो लोग इसको हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन जय, आप बताइए, क्या अगर किसी को कैश में नहीं लेना है, अगर एमआरएफ को ऑप्शंस के थ्रू किसी तरह से इस रैली को प्ले कर सकते हैं, कोई हम मौका बना सकते हैं क्या शेयर में? तो कैश पर हम जल्दी ले सकेंगे। आई गेस एक्सचेंज कुछ नया रूल लेके भी आ रहा है, तो स्टॉक को फ्रैक्शन में ओन करने का मौका मिलेगा। बट एमआरएफ की बात करें तो वीकली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम का काफी अच्छा एक एग्जांपल सेट हो रहा है। अपसाइड ब्रेकआउट आ रहा है 1,13,000 के ऊपर यहाँ से दिख सकता है। तो किसी को अगर ऑप्शन के जरिए लेना है तो आई गेस 1 लाख का वो स्ट्राइक प्राइस लेके यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। बट अपसाइड काफी आ सकता है। आज के दिन
आज के दिन में भी हम देखें तो अपमूव कैरी ऑन रह सकता है। मोर देन 1,15,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकेंगे, बिकॉज स्टॉक में काफी मोमेंटम है और वहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स भी खड़े, तो 1,15,000 तक के टारगेट्स 1-2 दिन के अंदर हमको आते हुए ये स्टॉक पर दिख सकते। ओके, ठीक है, बिल्कुल ये बात एमआरएफ पर हुई। चले, लेकिन बाजार में जब इतनी तेजी है तो सिर्फ कैश और एफएनओ में क्यों, आप ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड करिए। हमारे साथ अक्षय भागवत आज बने हुए हैं आज का ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं। बताएं, मॉर्निंग अक्षय, बताएं कौन सा है आज का ऑप्शन का ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। आज ऑप्शंस के चैंपियन में जो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ वो स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस करंट मार्केट रेट करीबन 638.7 है। बार बार इसका प्राइस चार्ट देखे तो 60 के प्राइस एक्शन अगर देखे तो काफी डेरिवेटिव की स्ट्रांग बाइंग एक्टिविटी दिख रही है। बार बार प्राइस की एक रिकवरी की टेंडेंसी है और ओवरऑल टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि जल्द ही अक्टूबर एक्सपायरी के पहले 660 से 670 तक स्टॉक छू जाएगा ऊपर के स्तर में। तो आपको रणनीति बनानी है कि आपको वेनिला कॉल बाय करनी है 640 स्ट्राइक की अक्टूबर एक्सपायरी की, जो करीबन 7 रुपए के आसपास करंट मार्केट प्राइस ट्रेड हो रही है। तो ये आप बाय करें फॉर टारगेट ऑफ 12 रुपीज ऑन द प्रीमियम, एक्सटेंडेड टारगेट कैन बी 15 रुपीज और ये ट्रेड पे आप 2 रुपीज का स्टॉप लॉस बनाए। लॉट साइज है HDFC लाइफ का 1100, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट बनेगा ये ट्रेड में 7,500 अगर आप टारगेट को फॉलो करेंगे वो हिसाब से, और स्टॉप लॉस आप रख के चले 4,400 की। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से आप कॉल ले रहे हैं। HDFC लाइफ इस वक्त टॉप गेनर भी है। SBI लाइफ में स्ट्रॉन्ग मूव दिखी थी और अब आज HDFC लाइफ में भी अच्छी मूव दिख रही है और आप एक प्लेन वेनिला कॉल दे रहे हैं, यानी आपकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ हेज करने की भी जरूरत नहीं है। 640 की कॉल, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, क्योंकि ऑप्शन के ट्रेड थोड़े रिस्की होते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से जरूर बात करके इसमें ट्रेड लें। जो अक्षय इस वक्त हमें बता रहे हैं, व्यूअर्स को बता रहे हैं जो, वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि कौन सी स्ट्राइक की कॉल आपको खरीदनी है और कितना आपको मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, लेकिन SL के साथ ही ट्रेड करें। ठीक है, बजाज फिनेंस में मूव हुई, अब बजाज फिनसर्व में भी आपको 1% की तेजी दिख रही है। इस बीच आप मेटल काउंटर्स को मत इग्नोर करें कि उनमें भी एक मेटल स्पेस में, इनफैक्ट कल भी आप देखें, शुक्रवार को देखें, मेटल स्पेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी डिस्पाइट बाजार थोड़ा वीक था शुक्रवार को। तब भी क्या टाटा स्टील जैसे काउंटर्स जो अब 130 के आसपास आ चुके हैं, इनमें स्ट्रेंथ अभी भी बनी रहेगी? चार्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है यहाँ से भी? कपिल, रत्नेश से पूछ लेते हैं, कपिल नहीं है अभी। रत्नेश, टाटा स्टील एक बार देखेंगे आप? टाटा स्टील में जरूर एक कंसोलिडेशन के बाद में एक तेजी देखने को मिली थी, वापस से फिर कंसोलिडेशन देखने को एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे अपने आ गया था ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि 124 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसमें तेजी करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट बनेंगे नियर टर्म में वो 133-135 रुपए के बने। ऑल राइट, ये तो बहुत बात हुई टाटा स्टील की। हमने टाटा के कई स्टॉक्स को देखा। टाटा स्टील स्पेस में भी अच्छी मूव है क्योंकि मेटल्स में अच्छी मूव है और कंजम्पशन स्पेस के टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव दिख रही है। लेकिन इस बीच आप दूसरे स्टॉक्स देखें, IT स्टॉक्स में बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन सभी काउंटर से नहीं आ रही, लेकिन LTI माइंट्री को देखें, टेक महिंद्रा को देखें तो उनसे भले ही 1% तक की पार्टिसिपेशन है। विप्रो के भी नंबर्स आने हैं, वहां पर आपको 1% की पार्टिसिपेशन दिखाई दे रही है और टाइटन के भी नंबर्स हैं इसी हफ्ते, इनफैक्ट आज ही है टाइटन के नंबर्स। टाइटन में और इनफैक्ट जितने भी ज्वेलरी काउंटर्स थे उनमें एक सेट ऑफ मूव आ चुकी है। बिजनेस अपडेट भी पता है टाइटन का। क्या मेजॉरिटी ऑफ द प्ले टाइटन के अर्निंग्स बेसिस पे हो गया है क्या रत्नेश, या फिर आपको अभी भी स्ट्रीम दिखती है? टाइटन इनफैक्ट पूरी ज्वेलरी सेगमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे सभी स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टाइटन में भी कंटिन्यू हायर ही फॉर्मेशन दिख रहा है, इसमें किसी भी तरह की वीकनेस चार्ट पे नहीं दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग करते तो उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3260 का। ऊपर में कहीं ना कहीं 3450 के टारगेट बनेंगे, तो बिल्कुल अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बने रहना चाहिए। थोड़ी देर में अंशुल सहगल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वो मार्केट के महारथी सेगमेंट के अंदर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम थोड़ा फंडामेंटल चर्चा भी करेंगे। मैं एक बार वापस से आपको ना कई स्टॉक से हटके इंडाइसिस पे वापस ले जाऊंगा। देखिए, बाजार को खुले हुए करीब पौने घंटे का समय होने जा रहा है और इस पौने घंटे के अंदर मार्केट ने एक बार भी फटीक यानी कि थकावट या प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है।
आप इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे तो आपको दिख जाएगा। बैंक निफ्टी के साथ भी ये हो रहा है। ये 2-4 चीज़ें जो सुधरी है ना उसकी वजह से है। बस एक चीज़ की मेरे को बार बार कमी खल रही है, मैं असल में डाटा भूल नहीं पा रहा हूँ, जो भुलाना चाहता हूँ बट भूल नहीं पा रहा हूँ, वो है कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 21,000 करोड़ रुपए का और कैश के अंदर एफआईज माल बेच के गए हैं। 27% की होल्डिंग कई दिनों से बरकरार है। वो मेरे लिए ठीक हो जाए तो मेरा और काम बन जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं निफ्टी बैंक बाकायदा डेज हाई के आसपास ही खड़ा है और निफ्टी के अंदर आपको मोमेंटम ज़्यादा अच्छा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो स्टॉक्स मेरे को जरा और पता करने, मैं जरा वो भी आइडिया ले लेता हूँ। मेरी लिस्ट में एक और शेयर भी है CUB। मैं 2-3 बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ पहले भी आपको। CUB एक बार जय आप चेक करेंगे इसको। CUB सिटी यूनियन बैंक काफी टाइम से हम ट्रैक भी कर रहे थे और बात भी हो रही थी, तो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ से 137 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और किसी को ट्रेड भी लेना हो तो 137 का सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट के थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आई गेस, बिकॉज 143 142 के अराउंड प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो उसको ब्रेक करेगा उसके बाद हम ये मूव आते हुए देखेंगे। ये स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ था तो थोड़ा अभी रुक के चलेगा, तो ऐसा आसार मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए, बट थोड़ा पेशेंस रखना होगा ये स्टॉक। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक को लेकर ये व्यू। बाजार अपनी गेंस को टिकाए रखने में कामयाब है। 100 अंकों के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई थी। 100 अंक अभी भी ऊपर है निफ्टी 19,830 के आसपास। निफ्टी बैंक में है 250 अंकों के आसपास की तेजी। स्टॉक्स बदल रहे हैं लेकिन इंडेक्स का मोमेंटम बरकरार है और ये अच्छी चीज है। निफ्टी में 45 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 2-3 दिन का कंसोलिडेशन पूरा हुआ, आज हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर